हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्लासेंटा, अम्बिलिकल कोड एंड मेम्ब्रेन। इसमें एक का करके सारे एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले प्लासेंटा में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आएगी, उसके मेम्ब्रेन में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आएगी, अम्बिलिकल कोड में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज आएगी और पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज में उसके एबनॉर्मल शेप और इम्प्लांटेशन देखेंगे, डिजनरेटिव प्लासेंटल लेशन देखेंगे, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस देखेंगे, हाइपरट्रोपिक प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज देखेंगे, प्लासेंटल इन्फ्लामेशन देखेंगे और ट्यूमर ऑफ द प्लासेंटा देखेंगे। उसको देखने से पहले हम नॉर्मल प्लासेंटा के बारे में जान लेते हैं। टर्म प्लासेंटा, इसका डायमीटर 22 सेंटीमीटर होता है, थिकनेस 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, वेट कितना होगा तो 470 ग्राम अप्रॉक्स। प्लासेंटा और जो फीटल साइज है उसका जो वेट होता है वो रफली कोरिलेट करता है लीनियर फैशन में। फीटर ग्रोथ डिपेंड करता है प्लासेंटल वेट पे, विच इज लेस विथ स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज इन्फेंट। ये गेस्टेशनल एज इन्फेंट के में लेस होता है। अब आते हैं प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज। प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज में सबसे पहले नॉर्मल शेप और इम्प्लांटेशन के बारे में देखेंगे। ये फिगर देख के आपको क्या लग रहा है? ये हमारा प्लासेंटा है, अम्बिलिकल कोड सेंटर से अटैच है, लेकिन ये दो चीज़ क्या दिख रहा है? ये अनदर प्लासेंटा है जो अटैच है। देखिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको दिख रहे होंगे। ब्लड वेसल जिसको हम क्या कहते हैं? लीच ऑफ ब्लड वेसल्स से ये अटैच है। इसको हम क्या कहेंगे? पहले ये जो अटैच है इसको तो हम एक्सेसरी लोब कहेंगे, और ये जो एबनॉर्मलिटीज आया है प्लासेंटा में इसको हम क्या कहते हैं? प्लासेंटा सक्सिनुटूरियाटा। ठीक है, क्या है? सक्सेंटूरियाटा। ठीक है। अब देखिए, अगर यही जो प्लासेंटा है इस अगर दोनों इक्वल साइज का होगा और ये ब्लड वेसल से इस तरह से कनेक्ट होगा, जिसको हम लीच ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं, तो इसको हम प्लासेंटा बाइलोबाटा कहते हैं। लेकिन अगर यही प्लासेंटा अनइक्वल साइज का होगा और वो दोनों एक दूसरे से अटैच नहीं होगा तो उसको हम प्लासेंटा स्पूरिया कहेंगे। तो हम यहाँ पे 3 एबनॉर्मलिटीज देख लिए। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे? तो इसमें अगर मेन प्लासेंटा निकल गया और पीछे में प्लासेंटा रह गया, तो अगर हेमरेज विदिन 24 आवर हुआ तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। क्यों? क्योंकि एटोनिसिटी के कारण। और यही कुछ दिन के बाद मतलब कि 24 आवर्स के बाद हुआ तो उसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। ठीक है। अभी देखिए ये प्लासेंटा को देखिए, ये प्लासेंटा क्या है? 2 प्लासेंटा है, दोनों अटैच है लीच ऑफ ब्लड वेसल से, तो इसको क्या कहेंगे? बाइलोब्ड प्लासेंटा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें प्लासेंटा सेपरेटेड होता है लोब्स में, और जो डिवीजन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। वेसल्स से वो दोनों एक दूसरे से अटैच होता है। ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्लासेंटा बाइलोबाटा या प्लासेंटा बाइप्राटिटा। ठीक है। अब आते हैं प्लासेंटा डुप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स में। 2 या 3 डिस्टिंक्ट लोब हो, सेपरेटेड हो इंटायरली, वेसर रिमेन डिस्टिंक्ट, वेसर भी दोनों में नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे? प्लासेंटा डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। अगर 2 रहेगा तो डुप्लेक्स कहेंगे, 3 रहेगा तो ट्रिप्लेक्स कहेंगे, और ये प्लासेंटा स्पूरिया के अंदर आएगा। सक्सितुनेरेट लोब क्या होता है? इसमें जो एक्सेसरी लोब होते हैं वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होते हैं, डेवलप करते हैं मेम्ब्रेन पे, और ये डिस्टिंक्ट होते हैं पेरिफेरल ऑफ द मेन प्लासेंटा। ये मेन प्लासेंटा से थोड़ा दूर हो जाते हैं, इनमें वेस्कुलर कनेक्शन देखने को मिला है। ठीक है। ये रिटेन होता है यूट्रस में आफ्टर डिलीवरी, जिसके कारण हेमरेज देखने को मिलता है। तो अभी मैंने बताया कि ये पहले ये वाला पढ़िए, उसके बाद समझ लीजिए कि अगर इक्वल लोब रहेंगे तो वो कहलाएगा बाइलोब, अगर दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे तो स्पूरिया, और अगर दोनों रहेंगे इसमें एक्सेसरी प्लासेंटा दिखेगा तो वो क्या कहलाएगा? सक्सेंटूरेट लोब कहलाएगा। ठीक है।
अब इस पिक्चर को देखिए, पिक्चर देखने से क्या लग रहा है, ये हमारा प्लासेंटा है, ये क्या है, अम्बिलिकल ग्रोथ सेंटर से अटैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक फोल्डिंग दिख रहा है, ये फोल्डिंग क्या है, ये पेरीफेरी फोल्डिंग है एमनियन और कोरियन का। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सरकमवैलेंट प्लासेंटा। क्या कहते हैं, सरकमवैलेंट प्लासेंटा। आखिर इसमें होता क्या है ऐसा, इसमें मेनली हम क्या देखते हैं, जैसे कि अगर नॉर्मल प्लासेंटा देखना होगा तो क्या होता है, ये जैसे कि हमारा प्लासेंटा होता है इस तरह से, हमारा ये नीचे में डेसिडुअल प्लेट होता है और यहाँ पर डबल लाइनिंग होता है, ऊपर में क्या होता है, एमनियन होता है, नीचे में कोरियन होता है। अब यहाँ पर इस तरह से फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर इस तरह से फाइब्रिन डिपोजिशन हो जाएगा, इसको हम कहते हैं सरकम मार्जिनेट। और अगर डबल फोल्ड हो जाएगा एमनियन और कोरियन का, किस तरह से, तो यही इस तरह से आएगा, इस तरह से यहाँ पर डबल फोल्ड हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे सरकमवैलेंट, जो अभी पिक्चर में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी फाइब्रिन डिपोजिशन होता है, दोनों में सरकम मार्जिनेट और सरकमवैलेंट दोनों में फाइब्रिन का डिपोजिशन होता है, लेकिन सरकम मार्जिन में क्या, जो एमनियन और कोरियन का डबल फोल्डेड होता है वो नहीं होता, वो सिर्फ सरकमवैलेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो कोरियोनिक प्लेट है वो शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, तो एबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज बिकॉज ऑफ प्लासेंटल एब्रूप्शन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए पिक्चर देखिए, अभी तक इतना पढ़े हैं, क्या है, एक प्लासेंटा है, उससे दूसरा प्लासेंटा अटैच है, किससे, ब्लड वेसल्स के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, सेक्शन टू रेट प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा में क्या हो रहा है, तो कोरियोनिक प्लेट बन रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सरकमवैलेंट प्लासेंटा। जब अल्ट्रासाउंड देखिएगा तो इस तरह से देखिए फोल्डिंग दिखाई दे रहा है, तो अल्ट्रासाउंड में भी हम पहचान लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा ये दोनों के बारे में, सरकमवैलेंट प्लासेंटा, सरकम मार्जिनेट प्लासेंटा। सरकमवैलेंट प्लासेंटा में क्या होता है, फीटल सरफेस प्लासेंटा का प्रेजेंट करता है सेंट्रल डिप्रेशन, जो सराउंडेड होता है थिकेंड और ग्रेइश वाइट रिंग से। रिंग क्या का कंपोज होता है, रिंग कंपोज होता है डबल फोल्डिंग ऑफ एमनियन और कोरियन, ठीक है। उसमें डीजेनरेटेड डेसिडुआ और फिब्रिन डिपोजिशन भी देखेगा। फिब्रिन रिंग के अंदर फीटल सरफेस प्रेजेंट करता है यूजुअल अपीयरेंस में, एक्सेप्ट द लार्ज वेसल, जो टर्मिनेट हो जाता है मार्जिन पे आके। एंटीपार्टम हेमरेज इसमें देखने को मिलेगा, प्रीटर्म डिलीवरी, पेरीनेटल मोर्टेलिटी या फीटल मैलफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सरकम मार्जिनेट प्लासेंटा में क्या होता है, रिंग डज नॉट हैव सेंट्रल डिप्रेशन। अब से रिंग में कोई भी डिप्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसका हम, ये जो नीचे वाला पिक है ये क्या है, सरकमवैलेंट है, इसमें देखिए यहाँ पे डिप्रेशन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई डिप्रेशन नहीं है, इसलिए इसको सरकम मार्जिनेट प्लासेंटा कहते हैं। ये मेनली मार्जिन पे देखता है, इसमें एजेस पे फाइब्रिन डिमार्किंग देखने को मिलेंगे वेस्कुलर प्लेट के, ठीक है। लेकिन सरकमवैलेंट प्लासेंटा में कप लाइक इंसर्शन देखने को मिलता है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया। अब देखिए, मान लीजिए हमारा ये प्लासेंटा है, हमेशा प्लासेंटा अम्बिलिकल कोड सेंटर से अटैच होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्जिन से अटैच हुआ, मार्जिन से भी अटैच हुआ था, किसके मार्जिन से, अम्बिलिकल कोड के, ये सॉरी प्लासेंटा के मार्जिन से, या उसके जो बीच वाला बॉडी है उसके मार्जिन से। तो ये जो बॉडी है ना, उसके मार्जिन से मेनली मेन अम्बिलिकल कोड निकला है, इसी को हम कहते हैं बैटलडोर प्लासेंटा, ठीक है। इसके कारण क्या हो सकता है, जब हम बेबी को बाहर प्लासेंटा के थ्रू बाहर निकालते हैं तो अम्बिलिकल कोड में एबोल्जन हो सकता है, टीयरिंग हो सकती है। एक और कॉम्प्लिकेशंस क्या देखने को मिलेगा, मान लीजिए हमारा यूट्रस है, ठीक है, और लोअर सेगमेंट पे हमारा प्लासेंटा का इम्प्लांटेशन हुआ, तो अम्बिलिकल कोड इस तरह से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर से बेबी बाहर निकलने का ट्राई करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जहाँ पे मेन अटैचमेंट होता है वहाँ पर कंप्रेशन होगा। तो इसका अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो क्या क्या आ सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज आएगा, कॉट कंप्रेशन का रिस्क होगा, जिसके कारण फीटस को हाइपेक्सिया होने का डर है, ठीक है। फोर्थ जो एबनॉर्मलिटीज है उसके नाम है वेलामेटस प्लासेंटा।
इसमें क्या हो रहा है आप ये देखिए, ये क्या है, हमारा प्लासेंटा है, ये हमारा अम्बिलिकल कोड है। प्लासेंटा में पहुंचने से पहले ही जो ये है अम्बिलिकल कोड से ब्लड वेसल्स बाहर आ गया है, मतलब जो अम्बिलिकल कोड है वो अटैच हो गया है मेम्ब्रेन से, ठीक है। और जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो अनसपोर्टेड है अम्बिलिकल कोड से, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए समझ में आ गया, यहाँ तक क्या है, सपोर्टेड है, लेकिन जब ये मेम्ब्रेन में आया तो ये अम्बिलिकल कोड से अनसपोर्टेड हो गया, अनसपोर्टेड हो गया। कौन? तो अम्बिलिकल वेसल, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, तो एवर्सन ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है, जिसमें रिस्क फैक्टर वही पोस्टपार्टम हेमरेज और कोड कंप्रेशन हो सकता है। इसमें एक केस दिया गया है कि एक मान लीजिए 36 वीक की प्रेगनेंसी है, उसका जो सर्विक्स है उसमें 3 सेंटीमीटर डायलेशन हो चुका है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाने के कारण फ्रेश ब्लीडिंग निकल रहा है। उसके साथ नोट किया गया कि जो फीटल डिसरेशन है वो लेट फीटल डिसरेशन है और ये 50 बीट्स पर मिनट हो रहा है। पेशेंट को लोअर सेगमेंट सिजेरियन के लिए ले गया लेकिन बच्चा जो है वो मर गया। कोई भी प्लासेंटा प्रीविया नहीं देखा गया, तो अब डायग्नोसिस क्या है, तो हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा भाषा प्रीविया। क्यों डायग्नोसिस होगा भाषा प्रीविया, जिसमें क्योंकि इसमें क्या है, जो फीटल वेसल है वो ओवरलाइंग करता है इंटरनल ओएस को। पिक्चर इसमें अभी देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा क्या है, एमनियोटिक है, यहाँ पर से इधर से वेसल्स निकलता है, ये हमारा बेबी है, ये इस तरह से प्लासेंटा है, यहाँ पर इस तरह से रहेगा और यहाँ पर इस तरह से हमारा वेसल्स रहेंगे और ये क्या रहेंगे, अनसपोर्टेड रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगा, ये बाहर बच्चा निकलने की कोशिश करेगा तो ब्लड अम्बिलिकल वेसल्स क्या करेंगे, रप्चर हो जाएंगे, तो जो ब्लीडिंग होगा वो फीटल वेसल के द्वारा होगा। और ये कितना ब्लीडिंग होता है, तो 400 ml पर मिनट, मतलब कुछ मिनटों में ही बेबी का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें फीटल ब्लीडिंग होती है और ये वेलामेटस प्लासेंटा के अंदर आता है। तो समझ में आ गया, वेलामेटस प्लासेंटा के कारण क्या हो सकता है, भाषा प्रीविया भी हो सकता है। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें पिक्चर में क्या है, ये अम्बिलिकल कोड से तो अच्छा से अटैच है, प्लासेंटा अम्बिलिकल कोड से अटैच है, लेकिन अटैच होने के पहले ये क्या हो गया है, जो अम्बिलिकल कोड में वाटसन जेली है वो लूज हो गया है, जहाँ पर ये अटैच होने वाला है, इसलिए ये एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। तब ये जो वार्टन जेली है, कौन सा जेली, WHARTON, वार्टन जेली, ये होता क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है जो अम्बिलिकल कोड को कवर किया रहता है और यही कवरिंग क्या होता है, नियर द अटैचमेंट लूज हो जाता है। तो इसके कारण कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, तो अम्बिलिकल वेसल से रिलेटेड कंप्रेशन, ट्विस्टिंग, थ्रोम्बोसिस देखने को मिलेगा। अगर ये सीवियर हो जाए तो फीटल हाइपोक्सिया होने का डर है। रिंग शेप प्लासेंटा, नाम से ही क्या हो रहा है कि प्लासेंटा का साइज कैसा हो रहा है, एनुअल हो रहा है, कभी कभी ये कंप्लीट रिंग भी फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, मेम्ब्रेनस प्लासेंटा वेरिएंट तरह के होते हैं, टिश्यू में एट्रोपी हो जाने के कारण कभी कभी इसका कुछ पोर्शन हॉर्स शू शेप का दिखता है, बट मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट रिंग देखने को मिलता है। ये एसोसिएटेड होता है एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम ब्लीडिंग या हेमरेज से और फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसको इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। अगला जो एबनॉर्मलिटी है उसका नाम है मेम्ब्रेनस प्लासेंटा या प्लासेंटा मेम्ब्रेनेसिया। इसमें जो है ना ऑल द फीटल मेम्ब्रेन कवर हो जाता है फंक्शनिंग विलाई से और प्लासेंटा क्या होता है, डेवलप्ड होता है थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की तरह और ये मेनली ऑकर होता है पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कोरियन में। तो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इसमें सीरियस हेमरेज देखने को मिलेगा और क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटेड है प्लासेंटा प्रीविया या एक्रिके इससे क्या से, प्लासेंटा प्रीविया या प्लासेंटा एसिरेटा से, ठीक है। और यही हमारा प्लासेंटा मेम्ब्रेनस एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रहा है। इसमें एक क्या होता है, एक थिन कवरिंग बन जाती है प्लासेंटा के चारों ओर, किसका, तो फंक्शनल विलियाई का, ठीक है। अगला जो एबनॉर्मलिटी है उसका नाम है फेनिस्ट्रेटेड प्लासेंटा। इसमें देखिए जो डिस्क्वाइड प्लासेंटा है ना, इसका सेंट्रल जो पार्ट है वो मिसिंग होगा,
कुछ ही जगह पर प्लासेंटा जो है उसमें एक्चुअल होल दिखाई देता है। मैक्सिमम टाइम में मेनली सिर्फ विलस टिश्यू, उसके साथ साथ कोरियोनिक प्लेट इन्वॉल्व होता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मिस्टेकली ये कंसीडर होता है मिसिंग पोर्शन ऑफ प्लासेंटा में। ठीक है, अब देखते हैं प्लासेंटा का एबनॉर्मलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और अटैचमेंट। पहला जो इसमें पढ़ना है वो है प्लासेंटा प्राविया। इसमें क्या होता है ना, ये जो प्लासेंटा अटैचमेंट होता है ये पार्शियली क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है सर्विक्स को, या कंप्लीटली करता है। जो हजादस होता है दोनों माँ और बच्चे के लिए, क्योंकि जो हमारा फीटस है उसका लोअर पार्ट में एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। ये मेनली देखने को मिलेगा 28th वीक में ड्यू टू पोजीशन ऑफ प्लासेंटा स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी मेनली रिक्स में रहता है। इसमें क्या कर सकते हैं, सिजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये जो प्लासेंटा प्रीविया है ये भी डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू साइट ऑफ अटैचमेंट में। तो जैसे कि ये मान लीजिए हमारा यूतरस है और ये अगर ये अटैच हुआ यहाँ पे वॉल में तो इसको कहेंगे एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल। लेटरल साइड में होगा, ठीक है, तो इसको लेटरल वॉल अटैचमेंट कहेंगे। उसके बाद ये नीचे भी इस तरह से अटैच हो सकता है तो इसको भी लेटरल कहेंगे। और सेंट्रल में पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से ये ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। और एक होता है फंदस। फंदस में क्या होगा, ऊपर की ओर जुड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्लासेंटल अटैचमेंट। उसमें हम पढ़ते हैं कौन सा, एक्रीता और इनक्रीता। एक्रीता होता है जो मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो बेसिडुअल डिसिडुआ है या प्लेट है वो हाइपोप्लास्टिक हो जाता है, मतलब पुअरली डेवलप्ड होता है, जिसके कारण क्या होता है जो क्रोनिक भिलाई है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और प्लासेंटा इनक्रीता में क्या होता है, क्रोनिक विलय पेनिट्रेट कर जाता है मायोमेट्रियम में। ठीक है, तो अब इसको ऐसे फिगर के अनुसार समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हमारा फिगर है, जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कि क्या है, यूट्रस है। इसमें सबसे पहले नॉर्मल में क्या होगा, तो हमारा इस तरह से अटैचमेंट होगा स्ट्रेटा बेसिलारिस में, कोरियोनिक विलाई का प्लासेंटा का, इस तरह से इसका अटैचमेंट रहता है। ठीक है, लेकिन अगर ये प्लासेंटा क्या है, सबसे पहला प्लासेंटा एक्रीता के बारे में पढ़ते हैं, जो 79% में देखा जाता है इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम है। इसमें है ना, इसमें मान लीजिए कितना अटैचमेंट होगा, तो इसमें अटैचमेंट इस तरह से होता है। अब इसमें क्या है, तो इसमें क्रोनिक विलियाई अटैच हो जाता है यूतराइन मायोमेट्रियम से। किससे अटैच होता है, यूतराइन मायोमेट्रियम से। और ये थोड़ा डीपली अटैच हो जाता है, टू डीपली, मतलब कि जो नॉर्मल होना था, नॉर्मल में इस तरह होता है ना, तो ये थोड़ा सा इस तरह डीपली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है उसको कहते हैं इनक्रीता। इनक्रीता में क्या है, ये ज़्यादा डीपली चला जाता है, मसल वॉल के तरफ चला जाता है। ठीक है, तो जब इसका देखेंगे पिक्चर तो इस तरह से मान लीजिए दो है, तो इसका पिक्चर में हम इस तरह से यहाँ तक हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इनक्रीता हो जाएगा। और जब हम परक्रीता की बात करें तो परक्रीता में ये प्लासेंटा जो है वो यूट्रस के थ्रू ग्रो करता है और अदर पार्ट में एक्सटेंड हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब, मान लीजिए हमारा यूट्रस है, इस तरह से ये अदर पार्ट में यूट्रस के बाहर तक आ जाता है, मतलब एकदम अंदर चला जाता है। ठीक है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा देखा जाता है, प्लासेंटा एक्रीता सबसे ज़्यादा 79% देखा जाता है। उसके बाद परक्रीता कितने परसेंट देखे जाते हैं, 7%। और इनक्रीता 14%, मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्रीता, फिर इनक्रीता और फिर परक्रीता। जिसको अगर हम उल्टा लिखें तो पीआई से याद रख सकते हैं। सबसे कम ये होता है, फिर ये होता है, और फिर अटैचमेंट में सबसे ज़्यादा ये होता है, फिर ये, और सबसे कम एक्रीता का होता है। तो पीआई से हम इजली याद कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा कोरियर प्लासेंटेशन, इसमें क्या है,
जो कोरियोनिक प्लेट है जो फीटल साइड में होता है और बेसल प्लेट मदर साइड में होता है। जब कोरियोनिक प्लेट स्मॉलर हो जाए बेसल प्लेट से तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कोरियर प्लासेंटेशन कहते हैं। इसमें जो प्लासेंटल पेरिफेरी होता है ये क्या होगा, अनकवर्ड होगा। और इसका अगर एग्जाम्पल बोलें एक और एक्स्ट्रा कोरियर जो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, सरकम मार्जिनेट प्लासेंटा। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ा दिए फिर भी बता देती हूँ। बेसल प्लेट जो होता है इसमें स्मॉलर होता है कोरियोनिक प्लेट से, तो उसको क्या कहेंगे, सरकम मार्जिनेट प्लासेंटा। क्यों, क्योंकि जो फाइब्रिन और ओल्ड हेमरेज हुआ है वो प्लासेंटा के बीच में आ जाता है। ठीक है, ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही सरकम ये सब समझा दी है। अब आते हैं इसके डिजनरेटिव प्लासेंटल लेसन में। ये जो डिजनरेटिव प्लासेंटल लेसन है इसका जो कॉज है वो क्या है, तो इसमें ट्रोपोब्लास्ट एजिंग हो जाता है या यूटेरो प्लासेंटल सर्कुलेशन में इम्पेयरमेंट आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, बेसल प्लेट जो मैटरनल सरफेस होता है की तरफ होता है वहाँ पर ज़्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है और ये डिपोजिशन सेप्टा के अलोंग जाता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है ये डिपोजिशन भी बढ़ता है। ठीक है, कैल्सिफिकेशन 10 से 15% ऑल प्लासेंटा में देखा गया है टर्म। ठीक है, और 33 वीक में ये क्या होता है, इसका डिग्री मेनली देखने को मिलेगा ग्रेटर देन या इक्वल टू हाफ ऑफ द प्लासेंटा में, जिसको हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, सोनोग्राफी के द्वारा डायग्नोसिस करेंगे। देखिए यही है प्लासेंटा कैल्सिफिकेशन। अगला सर्कुलेटरी एबनॉर्मलिटीज या सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस। सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस इसमें क्या होगा, अगर सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस हुआ जैसे कि यूट्राइन के वेसल में, प्लासेंटा के वेसल में, इंटरविलस स्पेस में अगर डिस्ट्रप्शन हुआ या इम्पेयरमेंट हुआ तो प्लासेंटा में सही से ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण प्लासेंटा परफ्यूजन में डिस्टर्बेंस आएगी। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, तो सबसे पहले प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन, जो प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन है ना ये मेनली ब्लड सप्लाई के इंटरप्शन या इम्पेयरमेंट के कारण होता है। इसके ये क्यों होता है, ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचने के कारण सेल डाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन ये क्या है, प्लासेंटल लेसन है। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन प्लासेंटल लेसन कौन सा है, तो हमारा प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन। इटियोलॉजी क्या है, तो ये जो नॉर्मल चेंजेज हो रहे हैं जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है या पैथोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, इंसिडेंट में 10% लोगों में देखा जाता है, जिसमें 500 कंजिक्यूटिव प्लासेंटा जो अनकॉम्प्लिकेटेड टर्म प्रेगनेंसी है उनमें 10% लोगों में देखा जाता है। इसके और भी टाइप होंगे, जैसे कि कुछ मार्जिन पे पाया जाता है जो 90% केसेस में देखा गया है और 1 सेंटीमीटर से कम होता है। कुछ होता है कोरियोनिक प्लेट के अंदर होता है जिसको सब कोरियोनिक इन्फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ इंटरविलस स्पेस के अंदर होता है। ठीक है, अगला क्या है, इंटर कोटिलोडिनरी सेप्टा। ये मेनली कहाँ पे फॉर्म होता है, तो कॉलम ऑफ कार्टिलेज, जहाँ जैसे कि जो मैटरनल सरफेस से फीटल सरफेस की ओर मटेरियल एक्सटेंड करता है वहाँ पर मेनली ये सेप्टा फॉर्म होता है। ये प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन है जो ए है, जो यहाँ पर ये ए दिख रहा है ये प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन है। बी जो है फाइब्रिन डिपोजिशन है। सी क्या है, नॉर्मल प्लासेंटा है। ठीक है, साइट कहाँ होता है, तो प्लासेंटा के मार्जिन में। कॉज क्या होता है, तो यूटेरो प्लासेंटा सर्कुलेशन में इम्पेयरमेंट या ऑक्लूजन आ जाने के कारण। फाइंडिंग क्या होंगे, तो ये फाइंडिंग मेनली एवरी टर्म प्लासेंटा में देखा जाता है। कहाँ पे, तो एजेज के पास डेंस येलो फाइब्रस रिंग वहाँ पर क्या होंगे, आ जाएंगे। और ये रिप्रेजेंट करता है जोन ऑफ डिजनरेशन या नेक्रोसिस। ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। एसोसिएटेड नॉर्मल, ये नॉर्मल आता है। ये जो लेसन होता है वो न्यूमरस डेवलपमेंट होता है प्लासेंटल इनसफिशिएंसी में। ठीक सेंट्रली लोकेटेड रैंडमली डिस्टर्ब होगा तो वो प्री क्लैम्सिया या लुटूस एंटीकोगुलेंट में देखा गया है। ठीक है, अगर डेसिडुआ में ऑक्लूजन हुआ तो प्लासेंटा अब्रप्शन देखा जाएगा। हिस्टोपैथोलॉजिक में फिब्रिनोइड डिजनरेशन देखेंगे। ट्रोपोब्लास्ट में कैल्सिफिकेशन या इस्केमिक इन्फ्रैक्शन देखेंगे।
प्लासेंटा वेसल थ्रोम्बोसिस, इसमें स्टीम आर्टरी जो मेनली प्लासेंटा सर्कुलेशन के लिए है, कहाँ से निकलता है, प्लासेंटा से निकलता है, वो ऑक्लूडेड हो जाए जिसके कारण एवेस्कुलरिटी होती है। एवेस्कुलरिटी मतलब वहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। अगर सिंगल थ्रोम्बोसिस होगा, मतलब कि ये किस में देखा जाता है, सिंगल थ्रोम्बोसिस, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में 5% प्लासेंटा और 10% डायबिटिक वुमेन में देखा जाता है। थ्रोम्बोसिस मेनली ए सिंगल स्टीम आर्टरी में होता है, तो सिर्फ इसमें 5% जो भिलाए हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होगा। इसके कारण फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या स्टिल बर्थ हो सकता है। हाइपरट्रोफिक लेसन ऑफ द क्रोनिक विलाई, इसमें क्या होता है, क्रोनिक विलाई इनलार्ज हो जाता है। क्यों, तो सीवियर इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस के कारण, फीटल हाइड्रोप्स के कारण, मैटरनल डायबिटीज़ के कारण, फीटल कार्डिक हार्ट फेलियर के कारण, मैटरनल फीटल साइफिलिस के कारण। अब चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लासेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में। सबसे पहले जो है वो है सिंकाइटियल नोट। इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियाई है उसमें क्लम्प होने लगता है और ये मेनली इंटरव्हीलस स्पेस में देखने को मिलता है। यह स्टार्ट कब होता है, 32 वीक के बाद ये होता है। नॉर्मली जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होता है ना, मैंने आगे जाता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट सेल कम होते जाता है। बाय टर्म कुछ ही सेल आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें मैटरनल और फीटल डिसऑर्डर में बहुत सारे साइटोट्रोपोब्लास्ट प्लासेंटा में पाए जाते हैं। तो ये किस किस में देखा जाता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस में। ठीक है। अब है प्लासेंटल इन्फ्लामेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है कोरियोएमनियोनाइटिस। इसमें क्या होता है, मेनली प्लासेंटा के जो कवरिंग होते हैं कोरियोन और अम्नियोन, उसमें क्या हो जाएगा, तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। किसमें, तो या तो प्रीटर्म में या प्रोलॉन्ग्ड मेम्ब्रेन रप्चर में। ठीक है। या जो हमारा फीटल सरफेस है वहाँ पे कोई बैक्टीरिया का इन्वेंशन हो गया है। तो अब आते हैं ट्यूबर ऑफ प्लासेंटा। ट्यूबर ऑफ प्लासेंटा पढ़ने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लासेंटा, सबसे पहले प्लासेंटा के बारे में क्या पढ़े, तो प्लासेंटा का शेप होता है डिस्क्वाइड शेप। कैसा, डिस्क्वाइड शेप। डायमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। वेट 450 ग्राम से 600 ग्राम का होता है। थिकनेस 2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है सेंटर से। ठीक है। पोजीशन कहाँ होता है, तो मेनली अपर यूट्राइन सेगमेंट पे ज़्यादा सही होता है। इसमें दो सरफेस पाए जाते हैं, फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारा फीटल सरफेस है वो फीटस की तरफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये स्मूथ होता है और कवर होता है एमनियन के द्वारा। ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलेगा, अम्बिलिकल कोड। इसमें अम्बिलिकल कोड इंसर्टेड होते हैं कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ दिस सरफेस पे, मतलब जो फीटल सरफेस है उसके सेंटर पे। और उससे क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं। मैटरनल सरफेस में, ये जो मैटरनल सरफेस होता है वो मेनली डार्क ग्रेइश रेड कलर का होता है और ये डिवाइड होता है 15 से 20 कोटिलिडोन में। प्रत्येक कोटिलिडोन मेनली जो व्हीलस स्टीम होता है उसका एक मेन ब्रांचेस से क्या होता है, फॉर्म होता है और जो कवर किया जाता है डेसिडुआ बेसिलारिस के द्वारा। अब स्ट्रक्चर समझते हैं, तो मेनली कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है। पहला तो फीटल साइड में कोरियोनिक प्लेट, मैटरनल साइड में बेसल प्लेट, और हर प्लेट में पाया जाता है, हर प्लेट के बीच में पाया जाता है स्टीम भिलाई, और ये भिलाई कनेक्ट होता है इंटरव्हीलस से, और उसके बीच के स्पेस को कहते हैं इंटरव्हीलस स्पेस, जिसमें कि स्टीम भिलाई भरा हुआ रहता है माँ के ब्लड से। ठीक है। डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इसको बांटा गया है लैकुनल स्टेज के अनुसार। लैकुना क्या होता है, जो लैकुना का फॉर्मेशन होता है जब सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट आगे की ओर ग्रो करता है और उसके बाद वो व्हीलस बनता है, दो व्हीलस ज्वाइन करता है और इंटरव्हीलस स्पेस बनाता है। वहाँ पर जो ये स्पेस बनता है वहाँ पे मैटरनल ब्लड आते हैं, उसी को हम लैकुनल स्टेज कहते हैं। तो इसका डेवलपमेंट तीन स्टेज में डिवाइड किया है, प्री लैकुनल स्टेज, लैकुनल स्टेज और अर्ली लैकुनल स्टेज, प्राइमरी लैकुनल स्टेज और लैकुनल स्टेज, सेकेंडरी व्हीलस स्टेज, टर्शियरी व्हीलस स्टेज। इस तरह से इसको बांटा है।
तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या है, प्री लेक्यूनर स्टेज। इसमें ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन सबसे पहले होता है। कब होता है, तब जो लास्ट में न्यूस्टर पीरियड है LMP उसके 24 डेज पर होता है। और मेनली ये ज़्यादातर अपर पोस्टीरियर यूटेराइन वॉल में देखा जाता है। जो इम्ब्रोनिक पोल हैं, अब इम्ब्रोनिक पोल वो जो मेनली इंडोमेट्रियम से अटैच होता है, ठीक है। वो क्या करता है, अटैच होता है इंडोमेट्रियम। मेनली जो हमारा एम्ब्रायो या जाइगोट है उसमें दो पोल होते हैं, इम्ब्रोनिक पोल और दूसरा होता है एब इम्ब्रोनिक पोल। इम्ब्रोनिक पोल इंडोमेट्रियम से अटैच होता है और जो दूर होता है उसको कहते हैं एब इम्ब्रोनिक पोल। जो इम्ब्रोनिक पोल है वहाँ पे ज़्यादा आपको ब्लड वेसल से सब दिखेंगे, ठीक है। सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट प्रोलिफरेट करता है डेसिडुआ बेसिलारिस और कैप्सुलैरिस में। साइटोट्रोपोब्लास्ट डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी मेजोडर्म में। अर्ली लेक्यूनर स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, लेक्यूना स्पेस बनेगा साइटोट्रोपोब्लास्ट के बीच में और ट्यूबरकल का फॉर्मेशन होगा। लेक्यूना इनलार्ज होंगे, ब्रांचेज बनाएंगे यूटेराइन आर्टरी और वेन में। और इसी से हमारा जो फर्स्ट मार्क होता है, हॉलमार्क यूरोप्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। अगर कोई पूछेंगे कि जो हमारा ये फर्स्ट जो ब्लड सर्कुलेशन का जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, तो यूटेरोप्लासेंटल सर्कुलेशन जो लेक्यूना के फॉर्मेशन के बाद देखने को मिलता है। प्राइमरी लेक्यूना स्टेज में क्या होगा, जो ट्रेविकुली है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी विलाई में और उसके बाद वो इन्वेशन करने लगेगा साइटोट्रोपोब्लास्ट में सेंट्रल एक्सिस में। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सेकेंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और थर्ड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना होगा, तब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्राइमरी विलस तो बन गया, अब सेकेंडरी विलस कैसे बनेगा, जब प्राइमरी मेजोडर्मल सेल इन्वेड हो जाएगा प्राइमरी विलाई में। टर्शियरी विलस स्टेज कैसे बनेगा, तो जो फीटल वेसल है जो डेराइव होता है एम्बिलिकल वेसल से वो अपीयर होने लगेगा प्राइमरी मेजोडर्म के अंदर। न्यूमरस विलाई ब्रांच बनते हैं और वो क्या फॉर्म करेंगे, कहाँ से फॉर्म करेंगे, तो टर्शियरी विलाई से। कहाँ पर, तो इंटरविलस स्पेस में, जिसको हम लेबिरिंथ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो कोरियोनिक विलाई है जो एम्ब्रियोनिक पोल पे बना है वो प्रोफरेट करता है और फॉर्म करता है कोरियन फ्रोंडोसम। बाकी जो एम्ब्रियोनिक विलाई है वो डिजनरेट कर जाता है और डिसअपीयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कोरियन लीव। याद रखिएगा क्या कहते हैं उसको, कोरियन लीव। अब ये क्या है, जो कोरियोनिक विलाई ये प्रोफरेट नहीं किया है और क्रोनिक फ्रोंडोसम में नहीं बना है, वो डिजनरेट कर जाता है और डिसअपीयर हो जाता है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है ना, जो डेसिडुआ कैप्सुलारिस है और जो पेरेटाइलिस है वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, तो जो ये कोरियन लीव्स था उसके रिग्रेशन के साथ वो दोनों फ्यूज कर जाएगा। अब जो परसिस्टेंट क्रोनिक फ्रोंडोसम है और जो डेसिडुआ बेसिलारिस है वो क्या करेगा, मिल के बना देगा ह्यूमन प्लासेंटा। मतलब कि क्या समझे, ह्यूमन प्लासेंटा क्या है, तो जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम बना था वो और जो डेसिडुआ बेसिलारिस है वो ह्यूमन प्लासेंटा बनाता है। बाकी डेसिडुआ कैप्सुलारिस और जो डेसिडुआ पेरिथेराइटिस था वो फ्यूज कर जाता है किसके साथ, जैसे जैसे जो कोरियोनिक लीव थे वो रिग्रेट करते हैं ना, उसके साथ साथ वो भी फ्यूज करके निकल जाता है, ठीक है। प्राइमरी भिलाई क्या है, अब साइटोट्रोपोब्लास्ट क्या है, प्रोफरेट करेगा। वो जब सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट के पास जाएगा तो इस तरह से वो करता है, ट्यूबरकल बनाते हुए जाता है। दो ट्यूबरकल एक दूसरे से इस तरह से मिलेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी भिलाई कहेंगे। सेकेंडरी भिलाई क्या है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म है इन्वेड करता है प्राइमरी भिलाई को और मेसेनकाइमल कोर बनाता है, उसी को हम सेकेंडरी भिलाई कहेंगे। अब जब ये मेसेनकाइमल कोर भी जो भिलाई का है वो वेस्कुलाइज्ड हो जाएगा तो उसको हम टर्शियरी भिलाई कहेंगे, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट सेल का टाइप जानते हैं, 3 टाइप है, साइटोट्रोपोब्लास्ट, सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट और इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट। साइटोट्रोपोब्लास्ट इनर लेयर, सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर और इंटरमीडिएट जो इम्प्लामेंटेशन के साथ में कोरियन भिलाई बनाता है उसको कहते हैं। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो सिंगल सेल होता है, इनर लेयर ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट होता है, ठीक है। और ये सिंस साइटोट्रोपोब्लास्ट के साथ मिलके क्या बनाता है, विलस बनाता है,
ठीक है। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट आउटर लेयर होता है, इसमें थिक लेयर ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, इसमें सेल बाउंड्रीज का लैक होता है, ये मेनली एसीजी से क्रिएट करता है इंडोमेट्रियम स्ट्रोमा में ग्रो करके। इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट क्या होता है, तो ये प्लासेंटा को एंकर करने का काम करता है। अब जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो जब व्हीलस इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट है वो मेंटेन करता है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी किसका, तो प्लासेंटा का, जो बेसल प्लेट की तरफ होते हैं। इम्प्लांटेशन साइट ऑफ इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, ये मैटरनो फीटल सर्कुलेशन को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। तो कैसे, तो स्पाइरल आर्टरी को इन्वेट करके। अब जो कोरियोनिक टाइप के तरफ जो इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैकेनिकल बैरियर बनते हैं मैटरनल इम्यून सिस्टम का। मतलब कि ये जो इंटरमीडिएट ट्रोपोब्लास्ट होता है ना, वो 3 तरह से प्लासेंटा को बचाता है। पहला व्हीलस, दूसरा इम्प्लांटेशन, तीसरा कोरियोनिक टाइप। अब क्या करता है, व्हीलस है जो मेंटेन करता है स्ट्रक्चर को, इम्प्लांटेशन साइट सर्कुलेशन बनाने में हेल्प करता है, और कोरियोनिक टाइप क्या करेगा, मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करेगा, मैटरनल इम्यून सिस्टम से बचाता है या एंकर करता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लासेंटा क्या है, रेस्पिरेटरी फंक्शन है, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, एक्सक्रीटरी फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, बैरियर फंक्शन, इंडोक्राइन फंक्शन। एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा हम कैसे करेंगे, ये इंडिकेट होता है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से, और किया किसके द्वारा जाता है, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। तो इसमें मैटरनल कंडीशन, प्लासेंटा कंडीशन, फीटल और नियोनेटल कंडीशन तीनों देखा जाता है। मैटरनल कंडीशन में देखा जाता है डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी 32 वीक के पहले, पोस्ट मैच्योरिटी 32 वीक के बाद। मैटरनल हिस्ट्री ऑफ रिप्रोडक्टिव फेलुअर, जैसे कि एक या एक से ज़्यादा बार प्रीवियस स्टिल बर्थ हो चुका है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन है, प्री टर्म बर्थ है, ओलिगोहाइड्रोएम्यून है, फीवर है, इन्फेक्शन है, मैटरनल हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज है, एब्रूसियो प्लासेंटा है, रिपीटेडली ब्लीडिंग हो रही है, तब हम क्या करते हैं, प्लासेंटल एग्जामिनेशन करते हैं। प्लासेंटा का कंडीशन, अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिख रहा है प्लासेंटा में, उसके मेम्ब्रेन में या एम्बिलिकल कॉर्ड में। फीटल का कंडीशन क्या है, तो पहले कोई स्टील बर्थ हो गया है, मल्टीपल बर्थ है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है, प्री मैच्योरिटी है, हाइड्रोप्स है, थिक मिकोनियम है, नियोनेटल इन्वेसिव केयर हो रहा है, या क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिप्रेशन है, अपकार स्कोर लेस देन 3 आया है 5 मिनट पे, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सस्पेक्टेड इन्फेक्शन है। तो ये फीटल और नियोनेटल कंडीशन भी एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा का कारण हो सकता है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, तो प्लासेंटा का, तो प्लासेंटा को कभी भी स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि जो फ्रीजिंग है उसके कारण क्या होता है, व्हीलस और मिकोनियम ये सब क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। तो इसको फिक्सेशन करने के लिए स्पेसिमेन 10 मिनट के अंदर किस में डाल देना चाहिए, तो फॉर्मालिन में डाल देना चाहिए। तो स्पेसिमेन शुड बी प्लेस्ड इन एटलीस्ट 10 मिनट इट्स वॉल्यूम ऑफ फॉर्मालिन। उसके बाद सैंपल लेना चाहिए फ्रेश, किस लिए, फिक्सेशन बिफोर ट्रिमिंग, ये ख़राब होने से पहले इसका क्या ले लेना चाहिए, सैंपल ले लेना चाहिए। और ये जो सैंपल है शुड नॉट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर थिक, और ये सैंपल 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एग्जामिनेशन ऑफ प्लासेंटा इन एबॉर्शन, एबॉर्शन में कैसे हम प्लासेंटा को एग्जामिन करते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटी। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है। अदर कॉज भी हो सकता है मैकेनिकल डिस्टर्बेंस, इंडोक्राइन टिश्यू। उसके बाद ये इसमें क्या दिखेगा, तो इसमें ये हमारा गेस्टेशनल सैक दिखेगा, फीटल पाथ दिखेगा। ठीक है। तो अगर गेस्टेशनल सैक में क्या हो गया, रप्चर हो गया, तो एग्जामिनेशन क्या होंगे, एबॉर्शन का कारण बन सकता है।
मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो जो मेन क्राइटेरिया होता है वो फीटल पाथ, क्रियोनिक विलियाई और ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है। सजेस्टिव ऑफ इंट्रायूट्राइन इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो इलाज हायालिन, स्पाइरल आर्टरी और फाइब्रिनॉइड मैट्रिक्स। ठीक है। गेस्टेशनल हाइपरप्लेसिया या एरियाज स्टीलर रिएक्शन कम देखने को मिलेगा जब अदर इंडोमेट्रियल पैटर्न स्ट्रांगली सजेस्ट करेगा क्या के लिए? तो गेस्टेशन के लिए। ठीक है। तो हम माइक्रोस्कोपिक में 3 चीज़ देखेंगे। जो मेन क्राइटेरिया है वो फीटल पाथ, कोरियोनिक विलाई और ट्रोपोब्लास्ट। इंट्रायूट्राइन इम्प्लांटेशन है, ये कैसे पता चलेगा? तो ज़्यादा हाइलाइज्ड स्पाइरल आर्टरी दिखेंगे या फाइब्रिनॉइड मैट्रिक्स दिखेंगे। उसके बाद इंडोमेट्रियल पैटर्न स्ट्रांगली सजेस्ट करेगा गेस्टेशन को। कैसे? कब? तो गेस्टेशनल हाइपरप्लेसिया में या एरिस स्टीला रिएक्शन में। ठीक है। सेप्टिक एबॉर्शन में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? कोलीफॉर्म और स्ट्रेप्टोकोकी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके। हाइड्रोपिक एबॉर्शन में क्या देखने को मिलेगा? जो व्हीलस है उसमें स्वेलिंग आ गया है। उसके बाद जो क्रिस्टर्नी फॉर्मेशन है वो एब्सेंट हो गया है। तो व्हीलस क्या हो जाता है? ट्रोपोब्लास्ट के चारों तरफ फंस जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस सर्जिकली इंड्यूस्ड या प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंड्यूस्ड एबॉर्शन देखने को मिलेगा। इसमें डिजेनरेटिव चेंजेज होते हैं जैसे कि फोकल डेसिडुआ का नेक्रोसिस होना, इंट्राडेसिडुअल हेमरेज, कंजेशन, थ्रोम्बोसिस ऑफ द मैटरनल वेसस। अब पढ़ते हैं एनोमेली। तो इसका एनोमेली 2 तरह का होता है। एक होता है कैंसरस, दूसरा होता है नन कैंसर। मतलब एक में ट्यूमर होता है जो अभी पढ़ने वाले थे, एक होता है ट्यूमरस, एक होता है नन ट्यूमरस। तो नन ट्यूमरस या नन न्यूप्लास्टिक लेशन में कौन कौन सा आ जाएगा? ट्विंस प्रेगनेंसी। क्या? ट्विंस प्रेगनेंसी। ट्विंस प्रेगनेंसी में भी हमें 2 तरह का प्लासेंटा पढ़ना है। एक प्लासेंटा को कहते हैं कौन सा? तो मोनोकोरियोनिक प्लासेंटा। ठीक है। ये क्या होता है? ये इंडिकेशन होता है कि जो 2 ट्विंस है वो एक ही जाइगोट से आए हैं। इसमें जो ये कैसे पता चलता है? तो एमनियन के स्ट्रिपिंग से कंटिन्यूअस प्लासेंटा प्लेट बनेगा। कहाँ? सेप्टम के अंदर। और वेस्कुलर क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे ट्विंस के बीच में। डाइकोरियोनिक प्लासेंटा, इसमें क्या होता है? ये या लिख देती हूँ कौन सा प्लासेंटा के बारे में पढ़ा रहे हैं। डाइकोरियोनिक प्लासेंटा। ठीक है। इसमें ये मोनोजाइगोटिक भी हो सकता है, डाइजाइगोटिक भी हो सकता है। इसमें जो कोरियोनिक रीजेज होते हैं वो रफ होते हैं और मेनली कहाँ से आते हैं? तो सेप्टा के बेस से आते हैं। इसमें जो वेस्कुलर एनास्टोमोसिस होता है वो लैक हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्लासेंटा बाइलोवाता के बारे में पढ़ा। जो क्या होता है? 2 प्लासेंटा हो जाते हैं एक दूसरे से, लीस और वेसल से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन सा पढ़ा? तो सक्सूतुरिएट लोब्स के बारे में पढ़ा है जिसमें क्या होंगे? तो प्लासेंटा के साथ उसके साथ एक एसेसरी लोब देखने को मिलता है और ये लोब कितना होंगे? एक या एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है। इसके बाद हम मेम्ब्रेनस प्लासेंटा के बारे में पढ़े। उसके बाद सर्कम मार्जिनेट प्लासेंटा या सर्कम वैलेट प्लासेंटा के बारे में पढ़े। फेनिस्ट्रेटेड प्लासेंटा के बारे में पढ़े। फिर प्लासेंटा एक्रीटा, प्लासेंटा इनक्रीटा, प्लासेंटा प्रीक्रीटा के बारे में पढ़े। प्लासेंटा एक्रीटा में क्या होता है? उसको कैसे याद करने का कोड बताया था? PIA। एक्रीटा में सबसे कम इन्वेड करता है। इसमें प्लासेंटा जो विलाई है वो मायोमेट्रियम में अधेयर करता है बिना डेसिडुआ लेयर को पार किए हुए। प्लासेंटा इनक्रीटा क्या है? अब उससे थोड़ा आगे ये क्या करेगा? ये इसमें विलाई मायोमेट्रियम तक पहुंच जाएगा और इसमें पहले सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, उसमें ये मेनली देखने को मिलता है। ये जो मायोमेट्रियम वॉल है ना वहाँ तक पहुँच जाएगा। प्लासेंटा प्रिकाता, इसमें विलाई पेनिट्रेट हो जाता है और ये कहाँ तक चला जाता है? तो सेरोसा तक चला जाता है। ठीक है। प्लासेंटा एक्रीटा के बारे में पढ़ लिए। अब एक है ओमनियन नोडोसन। क्या? AMNION, ओमनियन नोडोसम। इसमें जो है
स्मॉल नोड्यूल्स होता है 1 mm से कम। कहाँ पर? तो एक्स्ट्रा प्लासेंटल मेम्ब्रेन में। और ये किसका मेन है? ये बताता है पैथोजिनोमिक ऑफ ओलिगो हाइड्रोएमियोन। क्या? पैथोजिनोमिक ऑफ ओलिगो हाइड्रोएमियोन। कौन? तो एमनियोन नोडोसम। ठीक है। प्लासेंटा इन्फ्लामेशन के बारे में पढ़े कि फीतल के अंदर क्या हो जाता है? फीतल प्लेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम सब कोरियोनिक सिस्ट कहते हैं। ये मेनली टोपोब्लास्टिक एक सेल में ओरिजिन होता है और ये डायबिटीज मेलिटस से रिलेटेड होता है या मैटरनल फीटल RH इनकम्पेबिलिटी से। ठीक है। नेक्रोटाइजिंग विलाइटिस जो होता है वो लिस्टेरिया इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है। कोरियोअम्नियोटिस ये इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है कहाँ पे? फीटल मेम्ब्रेन में। याद रखिएगा, फीटल मेम्ब्रेन में। और ये मेनली मैनिफेस्टेशन होता है इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन का। ये होता क्यों है? या तो प्रोलॉन्ग मेम्ब्रेन रैप्चर के कारण या प्रोलॉन्ग लेबर के कारण। इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन में क्लॉदिंग आ जाती है, फॉल स्मेल देखने को मिलता है। इसमें ल्यूकोसाइट मेनली एमनियोटिक फ्लूइड में मिलेगा। ये 20 वीक से पहले होगा तो किसके कारण होगा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो मैटरनल ओरिजिन है। और अगर 20 वीक के बाद हुआ तो इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है। ये मैटरनल और फीटल दोनों हो सकता है। एक्यूट कोरियोअम्नियोनाइटिस, क्रोनिक कोरियोअम्नियोनाइटिस भी होता है। प्लासेंटा इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़े जो मोस्ट कॉमन प्लासेंटा लेसन है। ठीक है। ये 90% कहाँ पे होता है? प्लासेंटा ओरिजिन में पाया जाता है। कहाँ पे? तो कोरियन प्लेट के अंदर में या कोटिलिडोन सेप्टा के बीच में पाया जाता है। ठीक है। प्लासेंटा इन्फ्रैक्ट दो तरह का होता है, फ्रेश इन्फ्रैक्ट और ओल्ड इन्फ्रैक्ट। जो फ्रेश इन्फ्रैक्ट होगा वो डार्क रेड कलर का होगा, फिल्म सॉलिड लगेगा। लेकिन जो ओल्ड रहेगा वो हार्ड वाइट मास ग्रेनुलर अपीयरेंस होंगे। ठीक है। ट्यूमर ऑफ प्लासेंटा, इसमें कौन कौन सा हम पढ़ेंगे? गैस्टेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज, कोरियोएंजियोमा जो मोस्ट कॉमन है, इसका दूसरा नाम हेमेंजियोमा भी है। ट्यूमर मेटास्टैटिस टू द प्लासेंटा, इम्बोलिक फीटल ब्रेन टिश्यू। सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है, वो है कोरियोएंजियोमा। इसमें क्या होता है? तो इसमें कोरियोनिक विलस का स्ट्रोमा और ब्लड वेसल्स का कंपोनेंट रह जाता है और वो रिसेंबल होके ये बेनाइन ट्यूमर बनाता है। ठीक है। इसमें 1% इंसिडेंट होता है। इसमें होता क्या है? हर्माटोमाज ऑफ प्रिमिटिव कोरियोनिक मेसेनकाइमल। अब हर्माटोमाज क्या होता है? इसमें ट्यूमर लाइक मेलफॉर्मेशन बनता है। ठीक है। बनता कहाँ पे? जहाँ पर इसका ओरिजिन होता है, इसी को कहते हैं हर्माटोमाज। तो ये ट्यूमर क्या का बना हुआ रहता है? तो क्रोनिक मेसेनकाइमल का। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? अगर लार्ज रहेगा तो सोनोग्राफिक से पता चल जाएगा, लेकिन स्मॉल रहेगा तो कोई भी सिम्टम नहीं दिखेंगे। लार्जर ट्यूमर है तो जिसके कारण हाइड्रोएमियोन या एंटीपाथम हेमरेज होने का डर है। कॉम्प्लिकेशंस, तो इसमें लो बर्थ वेट हो सकता है, लेकिन फीटल डेथ और मेलफॉर्मेशन कॉमन नहीं है। ठीक है। यही पिक्चर है क्या का? कोरियोएंजियोमा या हेमेंजियोमा का। देखिए यहाँ पर ये जो है ना जमा हुआ। ठीक है। अगर इसका अगर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखें ना तो ये क्या है? बेल सर्कमस्क्राइब्ड पर्पल कलर का मास है। ये मेनली प्रोट्रूड होता है फीटल सरफेस में और कभी कभी ये लोकलाइज्ड हो जाता है प्लासेंटल सब्सटेंस में भी। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे ना तो इसमें प्रोफरेटिंग कैपिलरी होता है, मतलब कि ये नेटवर्क होता है प्रोफरेटिंग कैपिलरी का। इसमें माइटोसिस भी होते हैं और डिजेनरेटिव चेंजेस भी कॉमन है। तो क्या क्या कैसे ये एसोसिएटेड है? तो हाइड्राहेमियोन, हैमरेज, प्रीमैच्योर डिलीवरी, प्रीमैच्योर प्लासेंटा सेपरेशन और प्लासेंटा प्रीविया। सीलर और अस्काफिश ने कहा कि मल्टीपल प्लासेंटा कोरियोएंजियोमा उन लोगों में देखा जाता है जिसमें जो फीटस है उनका ब्लड ग्रुप ए है और जो माँ है उनका ब्लड ग्रुप ओ है। मदर क्या करती है? तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्यूट हेमोलाइसिस शो करता है विदाउट एनीमिया। मदर में क्या होता है? एक्यूट हेमोलाइसिस होता है, कोई एनीमिया नहीं है। लेकिन फीटस में साइनोसॉइडल हेल्थ रेट होता है और सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है। ये सीवियर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया
नियोनेट्स में दिखने को मिलता है, जिसके कारण क्रोनिक फीटल टू मैटरनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, और ये होता किस में है? स्मॉल कोरियोएंजियोमा में। लेकिन लार्ज ट्यूमर में क्या होता है? तो आर्ट्रियोवेनस शंट देखने को मिलता है, जिसके कारण फीटल का हार्ट फेलियर भी होने का खतरा है। ठीक है, और भी कौन कौन से ट्यूमर इसमें पढ़ने को हैं? तो एक ट्यूमर है तेराटोमाज, जो मेनली प्लासेंटा में रेयर ही होता है। दूसरा है कोरेंजियोमैटोसिस। इसमें क्या होता है? ये डिफ्यूज होता है किसमें? तो कोरेंजियोसिस में। अब कोरेंजियोसिस क्या होता है? कोरेंजियोसिस, अब ये कोरेंजियोसिस क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ वेस्कुलर चैनल पर विलस बढ़ते ही जाएंगे। क्या? नंबर ऑफ वेस्कुलर चैनल पर विलस बढ़ते ही जाएंगे। तो ये जो अभी पढ़ाए थे कोलेंजियोमैटोसिस, ये डिफ्यूज करता है, इसमें कोलेंजियोसिस देखने को मिलता है। लेकिन जो वेसल है वो थिक वाल का होता है, और इसमें क्या होंगे? एक्टिन पॉजिटिव स्मूथ मसल दिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ट्यूमर मेटास्टेसिस टू प्लासेंटा। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, वो रेयरली पाया जाता है प्लासेंटा में। कौन कौन से देखने को मिलेंगे? तो मिलेनोमा, ल्यूकेमियास और लिम्फोमाज। ठीक है, ट्यूमर है सेल जो है यूजुअली कन्फाइंड होता है कहाँ पे? तो इंटरविलस स्पेस में। कहाँ पे? इंटरविलस स्पेस में। ठीक है, मलिग्नेंट सेल जो होते हैं वो अपने ही प्रोफरेट करते हैं और क्लिनिकल कॉज। चलिए अब देखते हैं गैस्ट्रेशन टोपोब्लास्टिक डिजीज। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली 3 टाइप का हमें पढ़ना है। हेरिडिटी फॉर्म मोल। कौन सा? हेरिडिटी फॉर्म मोल। दूसरा प्लासेंटल साइट ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर, और तीसरा कोरियोकार्सिनोमा। तो चलिए पहले एक एक करके पढ़ते हैं। उससे पहले ये जो गैस्ट्रेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज है, ये NIH के अनुसार 2 भाग में डिवाइड हुआ है। पहला बेनाइन, दूसरा मेलिग्नेंट। जो बेनाइन गैस्ट्रेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज है वो 2 तरह का होता है, कंप्लीट हेरिडिटी फॉर्म मोल और पार्शियल हेरिडिटी फॉर्म मोल। मैलिग्नेंट गैस्ट्रेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज में मेटास्टैटिक टोपोब्लास्टिक डिजीज और नॉन मेटास्टैटिक गैस्ट्रेशनल टोपोब्लास्टिक डिजीज देखने को मिलता है। मेटास्टैटिक टोपोब्लास्टिक डिजीज में गुड प्रोग्नोसिस होता है और पुअर प्रोग्नोसिस होता है। जो गुड प्रोग्नोसिस होता है वो लो रिस्क के लिए होता है, और इसमें एब्सेंट होते हैं कोई भी रिस्क फैक्टर। और पुअर प्रोग्नोसिस में हाई रिस्क होता है और इसमें प्रेजेंट होता है कोई भी रिस्क फैक्टर। ड्यूरेशन क्या होता है? 4 वीक से ज़्यादा मेटास्टैटिस के लिए, 4 मंथ से ज़्यादा। उसके बाद जो HCG लेवल है वो 40,000 से ज़्यादा ब्रेन और लीवर मेटास्टैटिस होना चाहिए। गैस्ट्रेशन टोपोब्लास्टिक डिजीज आफ्टर टर्म गैस्ट्रेशन होता है, और ये कब होता है? तो प्रायर टू फेल्ड थेरेपी। ठीक है, ये भी 2 रिस्क का होगा, हाई रिस्क और लो रिस्क। लो रिस्क कैसे पता चलेगा? तो 4 मंथ से कम होगा, 40,000 से कम होगा HCG, मेटास्टैटिस लिमिटेड रहेगा लंग और वेजाइना में, कोई भी पहले केमोथेरेपी नहीं हुआ है, कोई भी टर्म डिलीवरी नहीं हुआ है। हाई रिस्क 4 मंथ से ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा HCG। उसके बाद ब्रेन और लिवर में मेटास्टैटिस हो चुका है। उसके बाद पहले एक बार केमोथेरेपी फेल हो चुका है, टर्म प्रेगनेंसी को फॉलो करता है और WHO स्कोर 7 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कौन लो रिस्क है, कौन हाई रिस्क है। जो लो रिस्क है वो गुड प्रोग्नोसिस है, और जो हाई रिस्क है वो बैड प्रोग्नोसिस है। ठीक है, अब आते हैं हेरिडिटी फॉर्म मोल के बारे में। इसमें टोपोब्लास्टिक प्रोफरेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण भिलाई में स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, ये बाद में डिवाइड होता है कंप्लीट, पार्शियल और इन्वेसिव में। कंप्लीट मोल कहने का क्या मतलब है? एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है,
और क्या होता है इसमें, तो न्यूक्लियाई जो है वो पैटर्नल क्रोमोसोम के बने होते हैं। साइटोप्लाज्मिक डीएनए मैटरनल होता है। और इसमें जो ये बनता है वो है तो है 46XX या 46XY। ठीक है, इसमें मेनली क्या होंगे, पैटर्नल क्रोमोसोम होंगे। इंसिडेंस 2000 में एक देखने को मिलेगा। रेपिटेटिव मोल होंगे, यूजुअली कंप्लीट मोल। क्लिनिकली तो ये टॉक्सेमिया होता है प्रेगनेंसी के लिए। और किस में देखा जाता है, हाइपरटेंशन, इदीमा और एल्बुमिनेरिया में। ठीक है, इसमें जो अफेक्टेड यूट्रस होता है उसमें बहुत सारे स्टेजेस देखने को मिलते हैं। सीरम एचसीजी लेवल राइज करता है इवन 14 वीक के बाद भी। ठीक है, ग्रॉसली हम देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ब्रांच ऑफ ग्रेप्स की तरह दिखेगा। ठीक है, व्हीलस जो है मेनली उसमें हाइड्रोपिक डिजनरेशन देखने को मिलता है। उसके बाद कोई भी एम्ब्रायो, कॉर्ड, एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलते हैं। माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो टोपोप्लास्टिक में हाइपरप्लेसिया हो गया है, सिस्टर्निक फॉर्मेशन हो गया, वेसिकुलर स्वेलिंग हो गया है। ठीक है, और इसका अगर इम्यूनो हिस्टोकेमिकली देखेंगे तो एचसीजी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पीएलएपी पैचिली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और अल्फा बीटा इनहिबिन पाया जाता है। उसके बाद पोटेंशियल मार्कर P57 KIP2 एब्सेंट होता है। P53 डार्कली स्टेन होता है कंप्लीट मोल में। ट्रीटमेंट में हम इनिशियल क्यूरेटेज करवाएंगे। सीरम एचसीजी लेवल धीरे धीरे घटेगा, पहले 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 45 और 7 दिन में आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मोरल गैस्टेशन। लेकिन अगर ये राइज किया तो यह रहा तो क्या करेंगे, केमोथेरेपी करेंगे। पार्शियल मोल में क्या है, इसमें एम्ब्रायो तो प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड होता है प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रायो। इसमें दिखेगा 69XX या 69XXY। ठीक है, और इसमें कौन सा ट्राइजोमी होता है, तो कुछ 16 ट्राइजोमी प्रेजेंट होते हैं। ग्रॉसली देखेंगे तो वेसिकुलर भिलाई मिक्स होगा किसके साथ, तो नॉर्मल अपियरिंग वन के साथ। ठीक है, इसको अगर अच्छा से समझना है तो गैस्टेशन टोपोप्लास्टिक मोल अलग से पढ़ाया हुआ है। माइक्रोस्कोपिकली में फोकल इदीमा देखेंगे जिसके कारण सेंट्रल सिस्टर्ने होता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा। इम्यूनो हिस्टोकेमिकली देखेंगे तो इसमें एचसीजी और एचपीएल लोकलाइजेशन होता है और P57 KIP2 पोटेंशियल मार्कर होता है। तो कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल में हम क्या देखें, तो कंप्लीट मोल, पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल में डिप्लॉयड होता है 46XX, पार्शियल मोल में ट्रिपॉयड होता है 69XXX। ठीक है, भिलस में जो कंप्लीट है उसमें जो भिलस है उसमें हाइड्रोपिन है, नो नॉर्मल एजेंट भिलाई प्रेजेंट होता है, लेकिन पार्शियल में एजेंट भिलाई प्रेजेंट होता है। कंप्लीट में कोई भी फीटल ब्लड सेल नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन पार्शियल में प्रेजेंट होता है। फीटल टिश्यू कंप्लीट में नहीं होता है, लेकिन पार्शियल में होता है। टोपोब्लास्ट कंप्लीट में हाइपरप्लेसिया होता है, उसमें बहुत सारे ये डिग्री ऑफ में चेंजेस देखने को मिले हैं, लेकिन पार्शियल में हाइपरप्लेसिया होता है सिर्फ माइल्ड और फोकल एरिया में। कंप्लीट में यूट्राइन साइज मोर देन डेथ होगा, लेकिन पार्शियल में लेस देन डेथ होगा। थीका ल्यूटीन साइज मेनली 30 to 60% कॉमन होता है कंप्लीट मोल में। बीटा एचसीजी मोर देन 50,000 पाया जाएगा कंप्लीट मोल में, और लेस देन 50,000 या 40,000 पाया जाएगा पार्शियल मोल में। ठीक है, उसके बाद रिक्स ऑफ परसिस्टेंट गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक मोल कितना होता है, तो 20% होता है कंप्लीट में और लेस देन 5% होता है पार्शियल में। मतलब एक और सही हो जाए तो आने के चांसेस कम हो जाते हैं पार्शियल में। क्लासिकल सिम्टम कंप्लीट में प्रेजेंट होता है, पार्शियल में नहीं प्रेजेंट होता है। अब इसका थर्ड टाइप जिसका क्या नाम था, इनवेसिव मोल। ये इन्वेसिव मोल, इसमें क्या होता है,
ऑलवेज कंप्लीट टाइप दिखते हैं, लेकिन ओकेजनली ही पार्शियल टाइप दिखता है। इसमें भिलाई है जो पेनिट्रेट कर जाता है मायोमेट्रियम में और उसके ब्लड वेसल में। मायोमेट्रियल पेनिट्रेशन के कारण क्या होता है, परसिस्टेंट हेमरेज, लेकिन अभी भी सेरोसा इंटैक्ट है। ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर इन्वेशन कैसे होता है, तो एज टोपोब्लास्टिक नोड्यूल्स बाहर कहाँ से, तो आउटसाइड द यूट्रस, जैसे कि वेजाइना, ब्रेन, लंग और स्पाइनल कोड। उसके बाद ये डिस्टिंग्विश कैसे होगा, अलग मोल से, बाकी मोल से, तो इसका इन्वेसिवनेस देख के। इसमें क्या है, ये इन्वेसिव होता है कहाँ पे, तो मायोमेट्रियम के अंदर। ठीक है। जैसे कोरियोएंजियोमा पढ़े थे वो बेनाइन था, उसका मेलिग्नेंट फॉर्म क्या हो जाएगा, कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है। ये किसका मेलिग्नेंट फॉर्म होता है, ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर का। और ये कहाँ कहाँ पे होता है कार्सिनोमा, तो कोरियोनिक एपिथेलियम में। और इसका ग्रोथ कैसा होता है, तो जैसा सार्कोमा होता है वैसा। ठीक है। इसमें एबनॉर्मल टोपोब्लास्टिक हाइपरप्लेसिया या एनाप्लेसिया दिखेगा। एब्सेंस ऑफ क्रोनिक विलाय होगा। ये 2,250 से 5,000 लोगों में से एक में देखा जाता है। ये जो कोरियो कार्सिनोमा है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ट्रोपोब्लास्ट का। याद रखिएगा किसका ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ट्रोपोब्लास्ट का। 50% केसेज मोलर प्रेगनेंसी में देखे गए हैं, 25% फॉलो करते हैं अबॉर्शन और 23% फॉलो करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी और 2% एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसका अगर हम ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये सॉफ्ट डार्क रेड हेमरेजिक रॉन नोडुलर ट्यूमर होता है। ये जो मैलिग्नेंट टिश्यू है वो कभी कभी मायोमेट्रियम में बरीद भी होता है, जिसको हम क्यूरेटे के थ्रू बाहर निकलते हैं। ये जो ट्यूमर है ये सेक्रिएट करता है एचसीजी, जिसके कारण सिस्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इसमें क्लासिकल पैटर्न दिखेगा। कोरियोकार्सिनोमा में क्लासिकल पैटर्न क्या दिखेगा, ये बाइलैमिनल है, लैमिनार है, डाइमॉर्फिक है और बाईफेजिक है। ठीक है। इस जो ट्यूमर है वो कंपोज्ड होता है क्लस्टर ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट, जो सेपरेट होता है सिन साइटोट्रोपोब्लास्ट से और फॉर्म करता है डायमॉर्फिक प्लेक्सिफॉर्म पैटर्न। क्या फॉर्म करता है, डायमॉर्फिक प्लेक्सिफॉर्म पैटर्न। ये जो भिलाई है इसमें भिलाई मेनली एब्सेंट होता है। और ये जो कोरियोकार्सिनोमा है ये किसका फॉर्म होता है, तो इन्वेसिव मोल का फॉर्म होता है। कोरियोकार्सिनोमा में मेनली इंट्रिंसिक एंडोथेलियम लाइनिंग एब्सेंट होता है। कोरियोकार्सिनोमा का जब इम्यून हिस्टोकेमिकली देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव बीटा एचसीजी और केराटिन प्रेजेंट होता है। अब ये स्प्रेड कहाँ कहाँ तक करता है, तो डायरेक्ट स्प्रेड करता है पैरामेट्रियम, ट्यूब और ओवरी तक। अगर ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर रहा है तो 80% ये लंग को अफेक्ट करता है। याद रखिएगा कोरियोकार्सिनोमा 80% लंग को अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोरियोकार्सिनोमा, तो क्या है, लंग। वेजाइना 30%, ब्रेन 10%, लीवर 10%। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो इसके सिम्टम के बेसिस पे। सिम्टम क्या क्या है, तो परसिस्टेंट या इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, ये मेनली कॉमेस्ट सिम्टम होता है ऑकर आफ्टर लेबर। ठीक है। वेजाइनल डिस्चार्ज भी दिखने को मिलेगा। एमेनोरिया क्योंकि कंटिन्यूअस बीटा एचसीजी प्रोडक्शन हो रहा है। हेमोप्टाइटिस और डिस्पनिया भी नोटिस होता है लंग मेटास्टेसिस में। और साइन क्या है, कैटेक्सिया, सीवियर एनीमिया, फीवर प्रेजेंट होता है अगर नेक्रोसिस से इन्फेक्शन रहा तो। यूट्रस नॉर्मल साइज इनलार्ज होगा और सॉफ्ट होगा। ओवरी इनलार्ज और सिस्टिक होंगे। मेटास्टेटिस नोड्यूल्स देखने को मिलेगा वुल्वा और वेजाइना में। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, तो क्यूरेटेज के द्वारा, किसके द्वारा, क्यूरेटेज के द्वारा। ठीक है। और ये मेनली उनमें किया जाता है जिसमें इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग हो रहा है। सीरम बीटा सब यूनिट ऑफ एचसीजी देखा जाता है, क्योंकि जो ये
बीटा एससीजी राइज कर रहा है वो इंडिकेशन होता है ट्रोपोब्लास्टिक नियोप्लासिया का। उसके बाद बायोप्सी किया जाता है। इमेजिंग में क्या पता चलेगा, तो इमेजिंग में जब प्लेन एक्सरे करेंगे तो इसमें सेकेंडरी फॉर्म ऑफ क्या दिखेगा, तो कैनॉन वॉल दिखेगा और स्ट्रोम अपीयरेंस होगा। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी में मेनली ट्यूमर, सिस्टिक ओवरी डिटेक्ट होंगे जो एक से दूध करेगा कंसेप्शन के रेमनेंट को। सीटी स्कैन हम करेंगे लंग, लीवर, बोन और ब्रेन का। लंबर पक्चर करेंगे। बीटा एससीजी CHF एससीजी रेशियो लेस देन 60 होना चाहिए। अगर ये लेस देन 60 है तो ये स्ट्रांगली इन्वॉल्व करता है CNS के मेटास्टेटिस को। ब्लड स्टडी करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे इंक्लूडिंग प्लेटलेट काउंट, रीनल, लीवर, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे और ब्लड ग्रुप टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिगो स्टेजिंग के अनुसार जो हमारा गेस्टेशनल ट्रोपोब्लास्ट ट्यूमर है वह स्टेजेज में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट स्टेज में डिजीज जो है वो यूट्रस तक ही रहता है। सेकेंड स्टेज में ये यूट्रस के बाहर जाता है लेकिन जो जेनाइटल स्ट्रक्चर है जैसे कि एडिनेक्सा वेजाइना वहाँ तक ही रहता है। उसके बाद स्टेज 3 में ये कहाँ तक जाता है, तो GTT तक एक्सटेंड हो जाता है जैसे से लंग तक, लेकिन विथ और विदाउट नॉन जेनाइटल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि ये एक्सटेंड तो होता है लेकिन जेनाइटल ट्रैक इन्वॉल्व हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। स्टेज 4 में कहीं पर भी हो सकता है जैसे कि ब्रेन। ये सब में मैनेजमेंट केमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन करेंगे। फॉलो अप करने के लिए कहेंगे वीकली। अगर स्टेज 1 से 3 रहा तो फॉलो अप करने कहेंगे। वीकली मेजर करेंगे बीटा एससीजी लेवल। अगर वो कंटिन्यूसली 3 टाइम तक नॉर्मल रहे उसके बाद मंथली करेंगे बीटा एससीजी का। अगर वो नॉर्मल रहा 12 कंसेक्यूटिव मंथ तक तो सही है। इफ़ेक्टिव कंट्रासेप्शन करने कहेंगे। ये सारे इंटरवल ऑफ हार्मोनल फॉलोअप में, ठीक है। उसके बाद WHO प्रोग्नोसिस स्कोरिंग सिस्टम देखेंगे। इसमें स्कोरिंग 0, 1, 2, 3 पे 1 to 4 पे डिपेंड करता है। एज फैक्टर है। प्रेगनेंसी हिस्ट्री, इंटरवल ऑफ ट्रीटमेंट, इनिशियल एससीजी, ABO ग्रुप, लार्जेस्ट ट्यूमर, साइट ऑफ मेटास्टेटिस, नंबर ऑफ मेटास्टेटिस और प्रीवियस ट्रीटमेंट। ये सब पे हम मेनली स्कोरिंग करते हैं। अगर स्कोरिंग 0 से 4 के बीच में है तो लो रिस्क है और मतलब कि गुड प्रोग्नोसिस। 5 से 7 है मतलब इंटरमीडिएट रिस्क और 8 से ज़्यादा है मतलब हाई रिस्क फॉर डेथ मतलब कि पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो प्रोग्नोसिस का रेट तो हम समझ गए। अब आते हैं प्लासेंटल साइट ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर। ये रेयर फॉर्म है। इसको एटिपिकल कोरियोकार्सिनोमा या ट्रोपोब्लास्टिक स्यूडो ट्यूमर भी कहते हैं। ये 75% केसेस में फॉलो करता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में। इसमें क्या होते हैं, पापा के तरफ से एक्स क्रोमोजोम आ जाता है। ग्रॉसली अगर हम देखेंगे तो इसमें लोकल मास होगा या इल डिफाइंड होगा। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो लार्ज ट्रोपोब्लास्टिक सेल दिखेंगे और उसमें अबंडेंट स्नोफिलिक साइटोप्लाज्म दिखेंगे। न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म इन्वेट किया रहेगा किसको, मायोमेट्रियम को और बेसल लुमिनल को। उसके बाद इम्यूनोहिस्टोकेमिकली में HPL स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ACG फोकल रहेंगे, केराटिन पॉजिटिव रहेगा, CD66A, CD146 प्रेगनेंसी एसोसिएटेड मेजर बेसिक प्रोटीन दिखेंगे, HLA-G दिखेगा, ठीक है। तो लैक क्या क्या होगा, लैक होगा डायमॉर्फिक पॉल्यूशन ऑफ साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो मेनली कोरियोकार्सिनोमा में दिखता है। उसके बाद पॉजिटिव ऑफ हेमरेज नहीं होंगे। उसके बाद इसमें कैसा पैटर्न होगा, तो इंटर डिजिटिंग टाइप का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगला है इपिथेलॉइड ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर। ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देखने को मिलता है। इसमें जो है बीटा एससीजी लेवल और एक्स्ट्रा यूट्राइन एलिवेटेड रहेंगे। जब हम ग्रॉस सेक्शन करेंगे तो सॉलिड और सिस्टिक मास रहेगा, डिस्क्रीट या हेमरेजिक रहेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली में नेक्रोसिस ज़्यादा देखने को मिलेगा। इम्यूनोहिस्टो
केमिकली में डिफ्यूज रिएक्टिव होगा, केराटिन से अल्फा इनहेबिन देखने को मिलेगा, ई में देखने को मिलेगा ई के। अब देखते हैं कि मेम्ब्रेन में कौन कौन सा एबनॉर्मलिटी जाता है। जो सबसे पहला था मेकोनियम स्टेनिंग, दूसरा है कोरियो एमनियोनाइटिस। नाम से देखिए, कोरियन और एमनियन में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमनली कॉज क्या हो सकता है? तो इसका मोस्ट कॉमनली कॉज होता है असेंडिंग इन्फेक्शन, ऐसा इन्फेक्शन जो वेजाइना और डिजिटल कलॉन के थ्रू फीटल मेम्ब्रेन में गया होगा। तो इसके कारण क्या हो सकता है? तो प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, ये मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है। अगर कोई पूछेगा मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन, मतलब कि इसमें इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का हॉलमार्क क्या होता है? फीवर, ठीक है। अदर सिम्टम में क्या आ सकता है? तो मैटरनल या फीटल टैकीकार्डिया, यूट्राइन टेंडरनेस, पुरुलेंट डिस्चार्ज। डायग्नोसिस क्लिनिकली करेंगे, लेकिन एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस या कल्चर इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है कोरियोमनियाटिस का? तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है एमनियोटिक AMNIO एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस। और क्या होता है? कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इंट्रापाथम IV देंगे एंटीबायोटिक, जैसे कि एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, और उसके साथ क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। फीवर के लिए एंटीपायरेटिक देंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है? तो पोस्टपार्टम मैटरनल इन्फेक्शन, प्रीटर्म डिलीवरी, न्यूनेटल सेप्सिस, सेल्युलर पाल्सी हो सकता है। कोरियोमाइनाइटिस, इसमें क्या अगर डिफिनीसन कहें तो ये जो कोरियन है इसमें क्या होता है? मोनो या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट करता है, जिसके कारण माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग देखने को मिलता है। और इसमें जो सेल आता है वो मैटरनल तरफ से आता है। एमनियन में जो आता है ल्यूकोसाइट जो मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड में या एम्बिलिकल कॉर्ड में। एमनियोटिक फ्लूइड के इन्फ्लामेशन को एमनियाटिस कहते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड के इन्फ्लामेशन को फुनिसाइटिस कहते हैं। क्या? फुनिसाइटिस। तो उसका माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो उसका जो सेल ओरिजिन है वो फीटस से आया है, ठीक है। 20 वीक से पहले जितना भी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है वो मैटरनल ओरिजिन से आता है, लेकिन अगर 20 वीक के बाद इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देखें तो मैटरनल और फीटल दोनों से आता है। प्री टर्म डिलीवरी जो कोरियोमनियोटिस है इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है। कुछ इन्वेस्टिगेशन से जो पता चला है कि जो इन्फ्लामेशन है वो नॉन स्पेसिफिक होता है और हमेशा ये फीटल या मैटरनल इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। तो हम इसमें मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एंटीमाइक्रोबियल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि और भी इसका कोई कारण तो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अदर एबनॉर्मलिटी जो मेम्ब्रेन से। एमनियोटिक सिस्ट, नाम से ही क्या हो रहा है कि इसमें एमनियन इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एमनियोटिक एपिथेलियम मेनली लाइन करता है। बनता कैसे? सिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसे बाउंड्री जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो इसमें एमनियोटिक फोल्ड में फ्यूजन होता है, उसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन करता है। मेनली जो प्लासेंटल सरफेस पे सिस्ट देखा जाता है ये एसोसिएटेड होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी का, लेकिन और ये जो सिस्ट है वो कहाँ से आता है? तो सब क्रोनिक फाइब्रिन से आता है, ठीक है। लेकिन सिस्ट लार्जर देन 4.5 सेंटीमीटर हो जाए या इसका नंबर 3 से ज़्यादा हो जाए तब इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। क्या? इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये 4 सेंटीमीटर डायमीटर रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक। अगला जो एबनॉर्मलिटीज है मेम्ब्रेन पे उसका नाम है एमनियोटिक नोडोसम। ये येलोइश वाइट नोड्यूल्स होता है ऑन द फीटल सरफेस और उस फीटल के मेम्ब्रेन पे। ये अधेरेंट इजीली नहीं होता है, इजीली रिमूव नहीं होता है। ये होता क्यों है? तो ये जिसको सीवियर ऑलिगोहाइड्रोइम्यून होता है ना उसमें देखने को मिलता है। ये जो नोड्यूल्स बनते हैं ये होता क्या है? तो जो फीटल स्किन पे वर्निक्स होता है
वही एक्यूमुलेट होके ये बनता है। ठीक है, तो एमनियोटिक नोडोसम को हम कहते हैं ये टाइनी लाइट टैन क्रीमी नोड्यूल्स है जो एमनियोन पे होता है। क्या का बना होता है? तो वर्निक्स सियोसा का, उसके साथ साथ जो ये फीटस का हेयर होता है लगुना, उसका बना होता है। ये एक डीजेनरेटिव स्क्वामस और सेबर्म है। ठीक है, ये मेनली ओलिगोहाइड्रोमियोन में देखने को मिलता है। अब जी ये फाउंड इन कहाँ होगा? तो पहला तो बोले ओलिगोहाइड्रोमियोन, दूसरा फीटस जिसको रीनल एजिनेसिस होगी, या प्रोलॉन्ग प्रीटर्म रप्चर मेम्ब्रेन होगा, या जो प्लासेंटा है ना वो डोनल फीटस में हो। कहने का क्या मतलब है? ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, इसमें भी ये हो सकता है एमनियोटिक नोडोसम। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो कैंडिडा फ्यूनिसाइटिस, येलो टू वाइट 2 से 3 mm का ये प्लेक्यू फॉर्म होता है कॉड पे। ये ओनली एसोसिएटेड होता है कोरियोअम्नियोनाइटिस में। अगर इसका हिस्टोलॉजी देखेंगे ना तो इसमें माइक्रो एप्सिस मतलब एप्सिस देखने को मिलेगा ड्यू टू फंगल हाइपी। और ये इसको हम कैसे देख सकते हैं? तो सिल्वर स्टेन के थ्रू देख सकते हैं। अब आते हैं एमनियोटिक बैंड। इसमें है ना, इसको समझने के लिए पहले हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो इसका मान लीजिए क्या है, डबल लेयर है, यहाँ पर हमारा बेबी प्रेजेंट है। बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं कोरियन और अंदर वाले लेयर को कहते हैं एमनियन। एमनियन का जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना उसमें रप्चर हो जाता है, आउटर मेम्ब्रेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेनली ये कॉज क्यों होता है? जब एमनियन में डिस्ट्रप्शन होता है, और ये एमनियन क्या करता है? बैंड या स्ट्रिंग की तरह फॉर्मेशन करता है और हमारे फीटस में जाके इन ट्रैप हो जाता है। मतलब कि उसके पैर में फंस जाएगा, नहीं तो हाथ में फंस जाएगा, जिसके कारण ग्रोथ क्या होता है? इम्पेयर हो जाता है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और इसके कारण इंट्रायूटेराइन एम्पुटेशन देखने को मिलता है। अब आते हैं अम्बिलिकल कोड एबनॉर्मलिटीज। इसके लेंथ कोड, कॉइलिंग, सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, 4 वेसल कोड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ कोड इंसर्शन, कोड एबनॉर्मलिटीज, टॉर्सन, हेमाटोमा और सिस्ट के बारे में डिस्कशन करें। जो अम्बिलिकल कोड है ना उसका लेंथ होता है 55 से 60 सेंटीमीटर। अगर कोई मीन पूछेगा मीन लेंथ तो 37 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर होता है 2 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर तो ये मेनली मेजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है जिसको हम वार्टन जेली कहते हैं। और ये कवर्ड कैसे होता है? तो एमनियन से। इसका इंसर्शन कहाँ होता है? तो मेनली फीटस सरफेस ऑफ प्लासेंटा में होता है। और कहाँ पर? तो सेंटर में। तो 2 जगह हो सकता है। अगर ये इसेंट्रिक इंसर्शन हुआ तो 70% इसेंट्रिक इंसर्शन देखने को मिलता है एकदम अप्रॉक्स सेंटर पर 30 सेंटीमीटर। मतलब इसेंट्रिक आने का मतलब क्या? सेंटर के चारों तरफ आस पास 70% एकदम पूरी तरह सेंटर में 30% में देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? तो एक अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरी, यॉर्क सैक और एलेंटोइस का रेमनेंट और वार्सन जेली। ठीक है, जेली देखिए यहाँ पे पिक्चर है। प्लासेंटा आर्टरी, प्लासेंटल आर्टरी 2 रहता है, प्लासेंटा वेन, एलेंटोइस, और ये जो चारों तरफ ऊपर है वो वार्सन जेली है। ठीक है, मार्जिनल इंसर्शन किसको कहते हैं? अब एबनॉर्मलिटीज में आ गए तो मेनली जो प्लासेंटा होता है कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, लेकिन यह मार्जिन में हुआ है। तो इसमें कौन सा है? पहला तो वेला मेटस इंसर्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि लेंथ में कैसा कैसा एबनॉर्मलिटीज होता है। 2 तरह का हो सकता है, या तो जितना होना चाहिए उससे छोटा या जितना होना चाहिए उससे बड़ा। ठीक है, तो बड़ा कितना होगा? तो अगर 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग कोड। ठीक है, ये क्यों होता है? तो ये फीटल एक्टिविटी के कारण होता है। अम्बिलिकल थ्रू नॉट, ये जो लॉन्ग कोड है ना ये एसोसिएटेड होता है मैटरनल सिस्टमेटिक डिजीज के कारण, और फिर डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्रोलैप्स, कॉड इंटार्जमेंट। ये कॉड है ना जो अपने आप में से उलझ जाता है। फीटल डिस्ट्रेस इससे हो सकता है, फीटल एनोमेली जा सकती है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, जिसके कारण पेरीनेटल मॉर्टेलिटी होने का
खतरा है। पेरीनेटल कहने का क्या मतलब है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है। ये होता क्यों है, तो इंक्रीज हो जाता है, इसमें जो ये फोल्डिंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण मोर्टेलिटी होने का खतरा होता है। ठीक है, अब आते हैं शॉर्ट कोड। तो जैसे कि लॉन्ग कोड में क्या था कि 90 से ज़्यादा, वो तो एक्सट्रीमली के लिए, लेकिन मेनली क्या होता है ना, 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम 2 SD कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग कोड। अब शॉर्ट कोड, तो शॉर्ट कोड में कितना होना चाहिए, तो इसमें मेनली जो हमारा होता है 30 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, क्योंकि बताया था ना कि 30 से 60 के बीच में होता है, तो 30 से कम और 60 से ज़्यादा, तो 60 10 मान लिया जाता है कि थोड़ा बढ़ेगा घटेगा, लेकिन फिर 70 से ज़्यादा लॉन्ग कोड माना जाता है। ठीक है, तो ये मेनली जो शॉर्ट कोड है वो मेनली डिले कब होता है, क्यों शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि सेकेंड स्टेज लेबर में ये डिले करता है, इसके कारण रप्चर होने का खतरा है। शॉर्ट कोड है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन होने का खतरा है, साइकोमोटर इम्पेयरमेंट हो जाएगा, कंजेनाइटल न्यूरोमस्कुलर डिजीज होने का खतरा है। तो ये एसोसिएटेड किससे होता है, तो एडवर्स पेरीनेटल आउटकम, इसमें क्या होगा ना, पेरीनेटल आउटकम्स बहुत ही एडवर्स आएंगे, जैसे कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, इम्पार्टमेंट डिस्ट्रेस और रिस्क ऑफ डेथ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कोड के लेंथ को, तो कोड का जो लेंथ है ना वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होता है दोनों वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और फीटल मोबिलिटी। मोबिलिटी कहने का क्या मतलब है, कितना मोबिलिटी, कितना वो मूव करता है। ठीक है, और ये हेरिडेटरी भी होता है। मिलर और एसोसिएट्स एक साइंटिस्ट है, वो आइडेंटिफाई किए जो कोड है ना वो शॉर्ट कब होता है, जब कोई क्रोनिक फीटल कंस्ट्रिक्टेंस हो रहा है, जैसे कि ओलिगोहाइड्रोइम्यून, या फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है, या किसी को डाउन सिंड्रोम है या लिम्ब डिसफंक्शन है, तो उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी। उसके पहले एक है कोड कॉइलिंग, क्या है, CORD, कोड कॉइलिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें अम्बिलिकल वेसल जो है वो कॉइल या स्पाइरल मैनर में पाया हो जाता है, इस तरह का। ठीक है, ये अगर दो तरह से हो सकता है, हाइपोकॉइल्ड कॉर्ड या हाइपर कॉइल्ड कॉर्ड। हाइपोकॉइल्ड कहने का क्या मतलब है, हाइपो COILED, हाइपो ये कॉइल्ड कॉर्ड, इसमें क्या होगा, जो एडवर्स आउटकम है वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें मिकोनियम स्टेनिंग, प्री टर्म बर्थ और फीटल डिस्ट्रेस देखा जाता है। हाइपर कॉइल में क्या होगा, तो इसमें प्री टर्म डिलीवरी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये जो कोकीन एब यूज करते हैं उनमें देखा जाता है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, इसमें ये क्या है, तो फीटल कोजेनाइटल एनोमलीज देखने को मिलता है। जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे ना तो ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी कहने का क्या मतलब है, मेनली 2 अम्बिलिकल आर्टरी पाया जाता है, 2 की जगह सिर्फ एक ही अगर अम्बिलिकल आर्टरी पाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, और ये कोजेनाइटल एनोमलीज में आता है। और कैसे हम इसको कंफर्म करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, तब वुमेन जिसको डायबिटीज, एपिलेप्सी, प्री इक्लेम्सिया, एंटीपार्टम हेमरेज, ओलिगोहाइड्रोहेमियन या हाइड्रा मतलब पोली हाइड्रोहेमियन होया है, उसमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। 1/4 जो इन्फेंट होता है उसमें ये कजेनाइटल एनोमेली से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, 2 वेसल जो कोड होता है ना वो मेनली आइडेंटिफाई होता है, कितना, तो ये मान लीजिए कि 1000 है तो उसमें 1.5% लोगों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये लोग क्या हो जाते हैं, अपने आप एबॉर्ट हो जाते हैं। एबॉर्ट मतलब क्या होता है, एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, सीरियस मेलफॉर्मेशन एसोसिएटेड होता है, 1/2 में सीरियस मेलफॉर्मेशन जैसे कि कोजेनाइटल एनोमेली देखने को मिलता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो रूटीन अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग से। इसमें प्रोग्नोसिस क्या होगा, फीटल प्रोग्नोसिस, ये डिपेंड करेगा
कि जो दो वेसल कॉर्ड है वो एसोसिएटेड होता है कोई अदर एबनॉर्मलिटीज से कि नहीं। उसके बाद पेरीनेटल प्रोग्नोसिस, तो दो वेसल अम्बिलिकल कॉर्ड मेनली देखने को मिलेगा सोनोग्राफिक फाइंडिंग में, ये बेटर प्रोग्नोसिस है। ठीक है, उसके बाद ये जो सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है ना, इसको हम दूसरे भाषा में दो वेसल कॉर्ड भी कह सकते हैं, दो वेसल कॉर्ड। अब क्यों, एक हो गया ये अम्बिलिकल आर्टरी और एक हो गया अम्बिलिकल वेन। जब सोनोग्राफी में दिखेगा तो दो ही वेसल दिखेगा, इसलिए कभी कभी दो वेसल कॉर्ड भी कहा जाता है। इसमें एनिप्लॉयडी, इसके कारण जो फाइंडिंग है उसमें कभी कभी एनिप्लॉयडी भी दिख सकता है, रीनल एप्लेसिया भी दिख सकता है, लिम्ब रिडक्शन डिफेक्ट हो सकता है, एट्रेसिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या है, वेस्कुलर इटियोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं फोर वेसल कॉर्ड में। उससे पहले हम पिक्चर देख लेते हैं, ये कौन सा पिक्चर है, तो जिसमें ओवर कॉइलिंग हुआ है। ठीक है, ये फ्यूनाइटिस है। अभी फ्यूनाइटिस के बारे में पहले ही पढ़ा दिए थे, इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो इन्फ्लामेशन मेनली फ्यूनाइटिस में इन्फ्लामेशन, ये फ्यूनाइटिस है जिसमें आप क्या देखिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हो रहा है। फोर वेसल कॉर्ड इसमें है ना, मेनली क्या होता है, दो आर्टरी होता है, एक वेन होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, दो आर्टरी और दो वेन होता है। ये मेनली स्टील बॉर्न इन्फेंट का ये इसके कारण होता है। तो इसमें वेनस रेमनेंट 5% मिलते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट अननोन है। चलिए अब पढ़ते हैं एबनॉर्मलिटीज ऑफ कॉर्ड इंसर्शन। कॉर्ड जो इंसर्ट होता है ना, मेनली कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है या सेंटर के अगल बगल, जिसको इसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर, तो फीटल सरफेस ऑफ प्लासेंटा। लेकिन अगर ये इंसर्शन में प्रॉब्लम हो जाए तो कौन कौन सा होगा, तो फुरकेट इंसर्शन, मार्जिनल इंसर्शन, वेलामेटस इंसर्शन और भाषा प्रेविया। अब ये सब होता क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है, ये देखते हैं। फुरकेट इंसर्शन इसमें पहले भी बता चुकी थी। इसमें क्या होता है ना, जो अम्बिलिकल वेसल होता है वो सेपरेट हो जाता है, जब वो प्लासेंटा में इंसर्शन करने लगता है ना, उससे पहले ही वो सेपरेट हो जाता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, प्लासेंटा है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे अटैच रहता है। लेकिन अब ये फुरकेट इंसर्शन है, इसमें क्या देखिएगा, ये प्लासेंटा है। ठीक है, इस तरह से इंसर्ट होने से पहले ही इसमें क्या हो जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से प्लासेंटा दिखता है। ठीक है, ये मेनली रेयर ही कॉज करता है इंट्रापार्टम हेमरेज को, लेकिन कॉज करता है। और ये होता क्यों है, जो वासन जेली ऊपर से कवरिंग रहता है वो हट जाने के कारण। तो फुरकेट इंसर्शन के बारे में पढ़ लिए। मार्जिनल इंसर्शन, मार्जिनल इंसर्शन अभी ऊपर बताया था बेटल डोल प्लासेंटा के बारे में, जिसमें जो कॉर्ड इंसर्शन होता है वो कहाँ पे होता है, प्लासेंटा के मार्जिन में होता है। इसे 7% टर्म में देखा गया है। कॉर्ड जो पुल किया जाता है ना, उस समय कॉर्ड बाहर आ जाता है, जिसके कारण प्लासेंटा, क्योंकि इसेंट्रिक में कॉर्ड अगर खींचेंगे तो पूरा प्लासेंटा के साथ आता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जो कॉर्ड है वो कॉर्ड पे ज़्यादा भार पड़ेगा तो वो कॉर्ड में खिंचाव आ जाएगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कुछ होता है। देखिए ये मार्जिनल इंसर्शन, जिसको हम बेटल डोर प्लासेंटा भी कहते हैं। वेलामेंटस इंसर्शन, इसमें जो है ना अम्बिलिकल वेसल सेपरेट हो जाता है मेम्ब्रेन में एट द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लासेंटल मार्जिन। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये प्लासेंटा है तो प्लासेंटा के पहले ही ऐसे ऐसे अलग अलग हो जाएगा। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये मेनली प्लासेंटा का जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें ये वेसल्स इस तरह से दिखते हैं और उसके बाद ये कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर ये अम्बिलिकल वेसल सेपरेट होता है, मेम्ब्रेन, और भी प्लासेंटा मार्जिन से दूर। ये मेनली सराउंडेड होता है सिर्फ एमनियन के फोल्डिंग से। मोर फ्रीक्वेंट देखा गया है ट्विंस में, 28% चांसेस है ट्रिपल्स में। ठीक है, अब आते हैं भाषा प्रीविया के बारे में। भाषा प्रीविया किससे एसोसिएटेड है, तो ये मेनली एसोसिएटेड होता है वेलामेटस इंसर्शन में, क्योंकि जो कुछ फीटस वेसल होते हैं ना, मेम्ब्रेन में ही क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। और ये कहाँ पर, तो सर्विकल ओएस के बिलो। ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, मतलब कि ये हमारा मान लीजिए कि है, यहाँ पर सर्विक्स है, यहाँ पर इस तरह से फीटस है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा प्लासेंटा इस तरह से जाता है, जिसके कारण फीटस
जब बाहर निकलता है ना तो उसमें इसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट के नीचे पाया जाता है, इसलिए जब बाहर निकलने लगता है तो उसमें वो जो कोद है उसमें कंप्रेशन होने का खतरा होता है। ठीक है, तो हाफ ये जो इंसिडेंस है हाफ किससे एसोसिएटेड होता है, वेलामेटस इंसर्शन से, और हाफ मार्जिनल कोड इंसर्शन या बाइलोब डोर या सक्सिटोनेट लोब प्लासेंटा से। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर बाइलोब, ठीक है पहले बताए, सक्सिटोनेट या लो लाइंग प्लासेंटा या मल्टीफीटल प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कलर डॉपलर एग्जामिनेशन करेंगे, लो सेंसिटिव विथ अल्ट्रासाउंड, पेरीनेटल डायग्नोसिस करेंगे। पेरीनेटल डायग्नोसिस एसोसिएटेड होता है इंक्रीज सर्वाइवल से। एंटीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, ये क्या देखता है, ये एसोसिएटेड होता है कि फीटर मोर्टालिटी जितना हो सके उतना कम हो। पेरीनेटल और एंटीनेटल कहने का क्या मतलब है, लेबर के पहले का जो डायग्नोसिस होता है उसको एंटीनेटल, पेरीनेटल लेबर के दौरान जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, हेमरेज एंटीपातम या इंट्रापातम तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेनली जो हेमरेज है वो भाषा प्रेविया या रप्चर फीतल ओवेसल में इंजेक्ट करता है। ठीक है, अब फीतल ब्लड को डिटेक्ट कैसे करेंगे, कैसे, तो एपीटी टेस्ट से और रिंग स्टेन से। रिंग स्टेन में क्या किया जाता है, जो ब्लड है उसको ग्लास लाइन में लिया जाता है, उसके बाद देखा जाता है कि इसमें जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है कि नहीं है। नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है कोड ब्लड में, ना कि मैटरनल ब्लड में। रिस्क क्या है, तो लो लाइंग प्लासेंटा 80% में होता है। ठीक है, लूप, अब ये लूप क्या होता है, जब लेबर होता है ना प्रेगनेंसी के समय में, तो उसमें जो कॉर्ड है ना वो बेबी के नेक के चारों तरफ क्या हो जाता है, घूम जाता है। ऐसे देखते हैं कोई रस्सी को बांधा जाता है नेक के पास, वैसे ही ये कॉर्ड है जो बेबी के नेक के चारों तरफ घूम जाता है। इस तरह से देखिए, मान लीजिए ये बेबी के नेक के चारों तरफ हो जाता है, इसी को कहते हैं लूप बनना। और जब ये नेक के चारों तरफ होगा, कॉइल पोर्शन बनाएगा, तो उसको हम कहते हैं नूचर कॉर्ड। ये क्यों होता है, तो ये लॉन्गल कॉर्ड होने के कारण होता है। अगर मेनली 20 से 34% क्या होता है, एक लूप बनता है। 2.5 से 5% दो लूप बनते हैं, और बहुत कम रेयर केस में 3 लूप बनता है। ये लूप हार्मफुल क्यों है, क्योंकि ये जब बेबी के नेक के चारों तरफ ये कॉइल हो जाता है, तो इसके कारण बहुत सारे ये एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीटल में क्या हो सकता है, एंटीपातम फीटल डेथ हो सकता है, सफोकेशन के कारण नेक के चारों तरफ हो गया है, न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है, फिर इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अगर लेबर प्रोग्रेस कर रहा है और फीटल डिसेंट कर रहा है, तो उसके में क्या होगा, कॉर्ड का कंप्रेशन हो सकता है, जिसके कारण फीटल हेल्थ रेट में डिसरेशन आ सकता है। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, तो जो ये अम्बिलिकल आर्टरी का पीएच है वो कम हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टॉर्सन। टॉर्सन में क्या है, ये इंसिडेंट मेनली रेयर देखने को मिलता है। ये होता क्यों है, फीटल मूवमेंट के कारण, ड्यूरिंग विच कोड नॉर्मली बिकम ट्विस्टेड। मतलब कि जब फीटल ज़्यादा मूवमेंट करता है ना, तो ये जो अम्बिलिकल कोड है इस तरह से ट्विस्टेड हो जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, तो टॉर्सन। इसमें हमारा जो फीटल का सर्कुलेशन है वो कंप्रोमाइज़ करेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्विस्टेड हो जाएगा, तो एक तो ब्लड फ्लो को ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने तक, उसके बाद ट्विस्टिंग के कारण ये जितना % ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना पहुंचने में प्रॉब्लम होगा। अगला टर्म है स्टीचर। स्टीचर ये ज़्यादा सीरियस होता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो डायमीटर होता है ना अम्बिलिकल कोड का वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्या होगा, वाटसन जेली की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, ओवर कॉइलिंग हो सकता है, 0.3 सेंटीमीटर पर कॉइल या ग्रेटर के कारण ऐसा होगा। तो इसमें होगा क्या, फीटल डिमाइस होंगे, डेथ होगा, वह स्टिल बर्थ। ठीक है, ये मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है, या मीन गेस्टेशन एज ऑफ 21 वीक में हो सकता है। ठीक है, इसके कारण इंट्रायूट्राइन डेथ भी देखने को मिलेगा।
अगर मोनो एमनियोटिक ट्विंस रहा तो क्या होगा, तो पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट हाई हो जाएंगे। ठीक है। हेमातोमा, हेमातोमा मतलब क्या होता है, ओमा बेनाइन कैंसर, ब्लड वेसल में बेनाइन कैंसर। हेमातोमा इसमें क्या होगा, ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा। क्यों, या तो साउथ कोड हो, या ट्रॉमा हो, या इंटेलजेटमेंट हो। ठीक है। ये सारे 500 बर्थ में एक बर्थ में देखा जाता है। इसमें जो हमारा अम्बिलिकल वेन है वो रप्चर हो जाएगा। रिक्स क्या है, तो रिक्स फैक्टर है शॉर्टनेस, ट्रैक्शन ऑफ कॉर्ड कहने ये पुलिंग हो जाने के कारण, अगर छोटा अगर अम्बिलिकल कोड रहेगा, बच्चा घूमेगा तो पुलिंग ये सब होगा। पोस्ट मैच्योरिटी या इन्फेक्शन के कारण। जो अम्बिलिकल कोड हेमातोमा है इसमें सीवियर फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। और ये होता क्यों है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रप्चर ऑफ वेरिक्स का कहने का क्या मतलब है, रप्चर इन द या तो अम्बिलिकल वेन या अम्बिलिकल आर्टरी या लिम्फेटिक सिस्टम में रप्चर हुआ है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये कॉज कैसे होता है, तो बाय अम्बिलिकल वेसल वेनी पंक्चर मतलब रप्चर हो जाने के कारण अम्बिलिकल वेन में। ठीक है। अब पढ़ते हैं सिस्ट का अगर सिंपल मतलब समझे तो कोई ऐसा मेम्ब्रेन जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसको सिस्ट कहते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे पाया जाएगा, कोद में पाया जाएगा। ये थ्रू और फॉल्स दोनों तरह का होता है। थ्रू जो सिस्ट होता है वह स्मॉल पाया जाएगा और ये डेराइव होगा अम्बिलिकल वेसिकल या एलेंटोइस के रेमनेंट से। और जो फॉल्स हैं वो सिर्फ वाटसन जेली के लिक्विफिकेशन से दिखेंगे। ठीक है। पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो प्लासेंटा और कोद में का किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ वेसल्स एग्जामिन किए जाते हैं डिलीवरी के समय में। अगर डिसीजन क्यों किया जाता है ये पैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन का, तो ये डिपेंड करता है क्लिनिकल और प्लासेंटल फाइंडिंग पे। ठीक है। पैथोलॉजिकल प्लासेंटल एग्जामिनेशन किस किस टाइम किया जाता है, तो इतना कारण कौन कौन, पेरीनेटल डेथ हो या प्रीटर्म डिलीवरी हो या फीटल ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज हो, फीटल मेलफॉर्मेशन हो या हाइड्रोप्स हो, कोई अदर फीटल डिसऑर्डर हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मैटरनल डिसऑर्डर हो या ग्रॉस प्लासेंटल लेसन हो, तो पैथोलॉजिकल प्लासेंटल एग्जामिनेशन किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।